वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज आतिश जैन। कैसे आप सभी के हालचाल? मेरे हालचाल बहुत ही शानदार। हम लोग बात करेंगे सर इस वीडियो में सीए फाइनल एसएफएम के डेरिवेटिव्स टॉपिक पे, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस होंगे जिसमें हम फॉरेक्स पोर्टफोलियो जैसे टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। सर इस वीडियो में इंटेंट क्या है? इंटेंट इतना सा है कि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स है वो मैं आपको क्विकली रिवाइज करा दूँ। मतलब आप CFR का एग्जाम देकर आए तो उसके बाद अगर आप ये देख लेंगे ना, तो आपके कम टाइम में सारा कॉन्सेप्ट को लेकर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा एंड दिस विल बी सफिशिएंट। कम टाइम में परफेक्ट काम हो सकता है, राइट? इस दो चीजें बस लास्ट, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट में जाएगा। उस प्लेलिस्ट में से बहुत सारे थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सुपर क्विक रिवीजन बाइट्स हैं, राइट? थ्योरी फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप आज के आज देखें, मतलब एफआर के एग्जाम के जस्ट बाद देखें, राइट? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल वीडियोस, प्रैक्टिकल टॉपिक्स के वीडियोस बहुत शॉर्ट और स्पेसिफिक बने। आप उनको देखकर आज एग्जाम के बाद का, एफआर एग्जाम के बाद का टाइम बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हो, राइट? ये वीडियो उसी इंटेंट से बने जा रहे हैं। अगर आप इन वीडियोस को पहले भी देखते हैं बाय चांस, राइट, अभी एग्जाम एक महीना बाकी, फिर भी रिवीजन के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नुकसान कुछ नहीं, रिवीजन ही होगा, राइट? सेकंड सर, प्लेलिस्ट तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड सर, ये जो नोट्स पीडीएफ दिख रहे हैं ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होकर। करेक्ट? आइए सर, टू द स्पेसिफिक बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड। ये सारे कॉन्टैक्ट्स है जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं जो हमें देखना है, राइट? प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें सर आपको कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है या फिर कोई पोजीशन कवर अप करना है। तो स्क्वायर ऑफ करना मतलब उस पोजीशन को नलीफाई कर देना। जैसे मैंने कोई चीज खरीदी, राइट, उस खरीदी हुई चीज को नलीफाई कैसे करूं? बेच के। तो अगर आपको कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है तो आप ऑपोजिट एक्शन लेते हो। अगर आपके पास पहले से लॉन्ग पोजीशन है तो आप शॉर्ट कर देना, अगर पहले से शॉर्ट पोजीशन है तो लॉन्ग कर देना, करेक्ट? सिमिलरली कवर अप में भी यही करते हो, आप ऑपोजिट पोजीशन लेते हो। सर इंटरेस्ट रेट दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, फ्लोटिंग के ऊपर पूरा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर बेस्ड है। फ्लोटिंग का एग्जांपल हो गया लाइबोर प्लस 8% फॉर एग्जांपल, राइट? अभी लाइबोर प्लस 8%, लाइबोर प्लस 2% समझो आपने फ्लोटिंग रेट रखा है, तो अब जैसे जैसे लाइबोर फ्लक्चुएट होगा ये भी फ्लक्चुएट होगा। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, सुनना। सर नॉर्मली बता रहा हूँ, फर्स्ट जैन को समझो हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 30 जून का। मतलब क्या सर 6 मंथ लाइबोर की बात चल रही? जी हाँ, क्योंकि टाइम पीरियड 6 महीना लिया है। फर्स्ट जैन को कहते हैं रीसेट डेट या फिक्सिंग डेट। इस दिन लाइबोर डिसाइड होता है। ये जो लाइबोर स्टार्ट ऑफ द पीरियड डिसाइड हुआ है, ये पूरे टाइम पीरियड 6 महीने के लिए अप्लाई किया जाएगा, जिसका मतलब समझो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट ने लाइबोर डिसाइड किया 8%। मतलब इस टाइम पीरियड के लिए जो एप्लीकेबल रेट है वो 8% है ना? और 30 जून को 8% इंटरेस्ट रेट का पेमेंट किया जाता है, बट क्योंकि ये 6 मंथ है तो हम करेंगे 4%, मतलब प्रोपोर्शनेटली चीजें कन्वर्ट हो जाती है, राइट? तो ये ध्यान रखना, रीसेट डेट, फिक्सिंग डेट, और यहाँ होता है इंटरेस्ट का पेमेंट, इसको कहते हैं रीसेट पीरियड। ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज एग्जाम में देखने को मिल सकती है, इसीलिए मैंने आपको इन सब चीजों का क्लैरिटी दे दिया, राइट? स्पॉट रेट, फॉरवर्ड का रेट क्या होता है इस पर बात नहीं करेंगे, पता होना चाहिए। सर फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर अगर बोलता है ना कि यू बाय द फॉरवर्ड, इसका मतलब यू एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टुडे टू बाय दैट अंडरलाइंग एसेट ऑन अ फ्यूचर डेट। सिमिलरली एग्जामिनर बोलता है ना यू सेल द फॉरवर्ड, मतलब यू एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टुडे कि उस फ्यूचर डेट को हम डेट को सेल करेंगे, जिसका प्राइस ऑब्वियसली आज डिसाइड हो जाता है, राइट? फ्यूचर फॉरवर्ड के डिफरेंस का यहाँ पर इस वीडियो में कोई काम नहीं है। एग्जामिनर सर आपको बेसिस पूछ सकता है। जब एग्जामिनर बेसिस पूछ रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है? वो स्पॉट प्राइस, देखो आज के दिन स्पॉट में भी कुछ प्राइस है और आज ही के दिन फॉरवर्ड मार्केट में भी कुछ प्राइस है। तो स्पॉट और फॉरवर्ड या फिर स्पॉट और फ्यूचर्स प्राइस के डिफरेंस को कहते हैं बेसिस। लेकिन फॉर्मूला अपने हिसाब से नहीं बना सकते, एस माइनस एफ, पर्टिकुलरली यही फॉर्मूला है, ठीक है? एग्जामिनर आपको कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन से रिलेटेड पूछता है। सर कॉन्टेंगो मतलब वो मार्केट जिसमें फॉरवर्ड का प्राइस या फ्यूचर का प्राइस स्पॉट से ज्यादा हो, मतलब आज दोनों प्राइस है ना, तो अगर फ्यूचर प्राइस या फॉरवर्ड प्राइस स्पॉट से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे कॉन्टेंगो मार्केट, अदरवाइज बोलेंगे बैकवर्डेशन। मतलब सर ऐसा कह सकते हैं क्या कि कॉन्टेंगो मार्केट में जो बेसिस रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एफ माइनस हो रहा है और एफ बड़ा है ना, इसलिए नेगेटिव, और इसी का उल्टा बैकवर्डेशन में पॉजिटिव। सर अब एग्जामिनर आपको बोलेगा फेयर फ्यूचर प्राइस या फिर फेयर फॉरवर्ड प्राइस कंपेयर करो, जिसको हम थ्योरेटिकल प्राइस भी कहते हैं। सर कैलकुलेट, सॉरी कंपेयर मत करो, कैलकुलेट करो।
तो थियोरेटिकल प्राइस भी कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करें सर? एग्जामिनर उस दिन का स्पॉट देगा, मतलब अगर कोई सा भी एसेट हो, वो कमोडिटी है, वो शेयर है, वो इंडेक्स है, किसी भी चीज़ का स्पॉट प्राइस दिया रहेगा, हमें उस चीज़ के फ्यूचर्स का प्राइस फाइंड आउट करना रहेगा नॉर्मली। मतलब इंडेक्स फ्यूचर हो सकता है, टीसीएस के शेयर का फ्यूचर हो सकता है, गोल्ड फ्यूचर हो सकता है, कॉपर फ्यूचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्पॉट प्राइस दिया है, अब इंटरेस्ट ऐड करना है, स्टोरेज कॉस्ट ऐड करना है, इनकम माइनस करना है, ठीक है। अब ये चीज़ें कैसे करते हैं वो नेक्स्ट स्टेप में सीखते हैं। एग्जामिनर आपसे नेट कॉस्ट ऑफ कैरी भी पूछ सकता है, मतलब इन तीनों का नेट नेट, राइट। दो चीज़ें ऐड हो रही है, एक माइनस हो रही है, सर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? पहले आप थ्योरेटिकल फाइंड आउट कर लेना, उसमें से स्पॉट माइनस कर देना, है ना। तो फेयर प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस विल बी द नेट कैरिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट सर ध्यान से देखना, क्या कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एग्जामिनर नहीं दी है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिसाइड होता है। मतलब सर हमें स्पॉट में जब इंटरेस्ट ऐड करना है, तो ऐसा बोल दे क्या कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ स्पॉट फाइंड करना है ना। तो फ्यूचर वैल्यू स्पॉट की कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इस बात पे डिपेंड करता है कि डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। सर समझे नहीं? एग्जामिनर ने बोला rate of interest is 5% per annum, compounded annually, compounded semi annually, compounded monthly, ये होती है डिस्क्रीट। अगर वो बोलता है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली या डेली, तो होती है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बोला और उसके बाद उसने ये बोला ही नहीं कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, पर एनम, रेट तो पर एनम है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली डेली, ऐसा कुछ बोला ही नहीं, बस 8% पर एनम बोल के भूल गया, तो बोलेंगे क्वेश्चन साइलेंट। उसके अकॉर्डिंग ही तीन फॉर्मूलेस बने। सर अगर डिस्क्रीट है ना, तो हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट देना पड़ता है, तो हम बोलते हैं स्पॉट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r/k टू दी पावर n के, है ना, इससे आती है फ्यूचर वैल्यू। अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो e⁻rt वाला फॉर्मूला ऑब्वियस है, और क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो s × 1 + rn वाला फॉर्मूला। आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूलाज टेक्निकल दिख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, एक सेकंड देना समझ में आ जाएंगे। सर रेट होता है पर एनम, है ना। अब अगर एग्जामिनर बोलता है कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इज क्वार्टरली, तो डू यू अग्री मुझे उस पर एनम रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा टू फाइंड आउट दैट क्वार्टर्स रेट, इसलिए किया 4 से डिवाइड। अभी समझो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 1 साल है, n = 1, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 1 साल है, बट डू यू अग्री अब 1 साल कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है, बट 1 साल में अब 4 बार कंपाउंडिंग होना पड़ेगी, क्योंकि क्वार्टरली रेट था तो के वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना। एग्जैक्टली सेम थॉट से फॉर्मूला बना है ना, जिसमें आर मतलब होगा पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा, ये होगा 1 साल में भाई कितनी बार कंपाउंडिंग कर रहे हो, 1 साल में 2 बार कर रहे हो सेमी एनुअल है, या फिर 12 बार कर रहे हो मंथली है। और एन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मेच्योरिटी तक कितना टाइम पीरियड बचा है। कॉन्ट्रैक्ट आज बना है, 4 महीने का एक्सपायरी है, 3 महीने का एक्सपायरी है, 0.25 इज द एन। अगर 2 महीने हो, 3 में से 1 महीना हो चुका है, समझो 3 महीने में से 1 महीना हो चुका है, अब सिर्फ 2 ही महीने बचे ना, ईयर की टर्म्स में कितना बचा है, 2/12, राइट। तो मेच्योरिटी तक कितना टाइम बचा है ईयर की टर्म्स में, दैट इज टी या फिर दैट इज एन। ये क्लैरिटी है ना, तो कभी गलती होगी नहीं। सर नेक्स्ट, इंटरेस्ट कैसे ऐड करते हैं, ये तो आपने जान लिया। सर स्टोरेज कॉस्ट का क्या करना है, उसके पहले इनकम सीख लेते हैं। इनकम को लेकर एग्जाम में दो सिचुएशन बनेगी, या तो इनकम एब्सोल्यूट होगी, ₹5, ₹10, $6 अमाउंट में, या फिर होगी परसेंटेज टर्म्स में। अब परसेंटेज में भी मैं यील्ड बोल रहा हूँ, अगर यील्ड है तो ये फॉर्मूला लगेगा नीचे वाला, अगर रेट दिया है तो अमाउंट में कन्वर्ट करके यही कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है। सर इनकम माइनस करना है ना, माइनस हो सकती थी, लेकिन इनकम यहाँ दी है सेकेंड मंथ में, तो पहले इनकम का पीवी करना, स्पॉट में से माइनस करना, और फिर वापस एफवी कर देना। मतलब इस डायग्राम में आपने सीख लिया इंटरेस्ट और इनकम का साथ में इफेक्ट कैसे देते हैं, है ना। इनकम जब सेकंड में है तो डायरेक्टली माइनस कर सकते हो क्या, जीरो से नहीं, पहले पीवी करोगे फिर वापस एफवी करोगे माइनस करने के बाद। सर पीवी और एफवी कैसे होगा, ये जो तीनों में से एक फॉर्मूला ऊपर आपका डिसाइड हो जाएगा। अब पूरे क्वेश्चन में वही फॉर्मूला चलेगा, किसी भी टाइप की कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग करना हो तो। सर एब्सोल्यूट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इंटरेस्ट ऐड करना, इनकम माइनस करना है, और दोनों ही परसेंटेज में, तो एक काम करो ना, आप नेट नेट ऐड कर दो। तो जहां जहां भी आर था ऊपर, उसमें हमने उसकी जगह नेट नेट क्या रख दिया, R - Y, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। सर
स्टोरेज कॉस्ट एग्जाम में आ गया तो क्या करना है, देखो भाई स्टोरेज ऐड होता है, लेकिन ऑब्वियसली फोर्थ मंथ के एंड का स्टोरेज 0 पॉइंट के स्पॉट में ऐड हो सकता है, क्योंकि स्पॉट प्राइस तो आज का है। फिर क्या करें सर, 0 पॉइंट पे लाओ, उसको आप ऐड करो, पीवी करके ऐड करो, और इनकम भी एडजस्ट कर दो, पीवी करके इनकम भी माइनस कर दो, जो भी नेट नंबर आए ना उसका एफवी कर देना, दैट विल बी द फेयर फ्यूचर प्राइस। ओके, स्टोरेज का ट्रीटमेंट आ गया। कन्वीनियंस यील्ड का ट्रीटमेंट दोस्त बिल्कुल वैसा है, किसके जैसा, इनकम जैसा, है ना। सर इंटरपोलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, बेसिक चीजें आना चाहिए, ठीक है। सर एग्जाम में फ्यूचर फॉरवर्ड के सेटलमेंट कैसे कैसे करने पड़ सकते हैं। सर सेटलमेंट से क्या मतलब है, 0 पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, थर्ड मंथ के एंड में भाई, थर्ड मंथ के एंड में कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करेंगे दो तरीके से। पहला होता है डिलीवरी से, मतलब सर जो हमने डे वन कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि 6 महीने बाद इतना गोल्ड खरीद लेंगे, तो डिलीवरी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन जाना, उतना गोल्ड खरीदना और उतना प्राइस दे देना जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया था, करेक्ट। कैश सेटलमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट। सर ये बातें तो हमें याद नहीं है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आती है भाई साहब, जब आप आर्बिट्राज के क्वेश्चन करते हो ना, आर्बिट्राज, जिसमें सर, जिसमें ये प्रोसेस याद है आर्बिट्राज की, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, तो उसका हमने एक टेबल टाइप समझा था, जिसमें हमने बोला कि सर आज ये एक्शन लेंगे, अभी आऊंगा इस टेबल पे बाद में। सर आज क्या करेंगे, फ्यूचर सेल करेंगे, स्पॉट बाय करेंगे और बोरो कर लेंगे। तो भाई एक्सपायरी वाले दिन जो फ्यूचर सेल किया उसका सेटलमेंट नहीं करोगे, यहाँ जो फ्यूचर्स बाय करे थे एक्सपायरी वाले दिन उनका सेटलमेंट नहीं करोगे, करोगे ना। किस किस तरीके से करोगे, सर डिलीवरी में किया तो डिलीवरी से कर देंगे, कैश में किया तो कैश में। सर हम कैसे पता लगाएंगे, एग्जामिनर ने तो बोला ही नहीं है। कैश के लिए हमेशा आपको गेन लॉस फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है, और गेन लॉस फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों जगह के प्राइसेस होना चाहिए। सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, होल्ड ऑन, पहले गेन लॉस सुनो। देखो फ्यूचर्स में, आप ये फ्यूचर्स की लाइफ है, फ्यूचर्स में आप पोजीशन कभी भी ले सकते हो, 0 पॉइंट पे ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ 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 कभी भी ले सकते हो। नॉर्मली 0 पॉइंट पे पोजीशन, फिर उसको स्क्वायर ऑफ कब करोगे, यहाँ 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 कभी भी कर सकते हो। 99% क्वेश्चन में मेच्योरिटी पे स्क्वायर ऑफ करोगे, राइट। तो जब आप पोजीशन ले रहे हो यहाँ पे, समझो लॉन्ग, और स्क्वायर ऑफ कर रहे हो यहाँ पे, तो इस पोजीशन की वजह से आपको कुछ गेन लॉस होगा कि नहीं, राइट। और वो गेन लॉस होने के लिए आपको दोनों टाइम का प्राइस जरूरी है ना, कितने में खरीदा और कितने में बेचा, या फिर कितने में बेचा और कितने में खरीदा, वो दोनों टाइम की प्राइसेस पता होगी तो ही गेन लॉस का कैलकुलेशन होगा। एक डिटेल्ड टेबल आपके सामने है ना, कि फ्यूचर्स का प्राइस ये था, स्पॉट इस दिन का मैटर नहीं करता। प्लीज हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब आप फ्यूचर्स का गेन लॉस कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो फ्यूचर का ही प्राइस मैटर करेगा, स्पॉट प्राइस मैटर नहीं करेगा, करेक्ट। गेन लॉस के लिए फ्यूचर में से फ्यूचर का ही प्राइस माइनस कर सकते हो, राइट। सर फ्यूचर्स ये प्राइस था जब लॉन्ग पोजीशन ली, और प्राइस ये और ये हो गई, तो क्या गेन लॉस होगा सोचो। और 1200 पे पोजीशन ली थी शॉर्ट, लेकिन प्राइस 1400 और 890 हो गई, तो क्या गेन लॉस होगा। सर सिमिलरली जरूरी थोड़ी ना है कि हम एक्सपायरी पे ही सेल करेंगे, 6 मंथ के एंड में सेल किया तो ये गेन लॉस, और एक्सपायरी पे सेल किया तो डिपेंडिंग अपॉन यहाँ क्या प्राइस थी। सर एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्वर्जेंस का, जो बोलता है एक्सपायरी वाले दिन फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस एक हो जाते हैं। मतलब अगर एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट है, तो क्वेश्चन में फ्यूचर्स का प्राइस मत ढूंढना भाई, फिर आपको स्पॉट देगा एग्जामिनर, और उस स्पॉट को ही फ्यूचर प्राइस मान के गेन लॉस कैलकुलेट कर देना। ये है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सर। 6 मंथ के एंड में टेक फ्यूचर प्राइस, नॉट स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस। मैच्योरिटी वाले दिन इवन स्पॉट प्राइस इज सेम एज फ्यूचर प्राइस, विच इज हाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट गेन लॉस। ये जो गेन लॉस सेटल करने की बात होती है इसको कहा कैश सेटलमेंट, और ये कैश सेटलमेंट एक तरीका है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेटल करने का, दूसरा है डिलीवरी। ओके, आर्बिट्राज सर, ध्यान से देखना। सर आर्बिट्राज की बात आती है ना, एक सेकेंड, आर्बिट्राज मतलब वो याद है ना, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दिया है एग्जामिनर ने, फिर हम कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर डिफरेंस है उन दोनों में मतलब आर्बिट्राज है। और हमेशा आर्बिट्राज प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट भी हमेशा कितना होगा, एक्चुअल और फेयर की प्राइस का डिफरेंस, राइट। सर प्रोसेस के आर्बिट्राज की या फिर इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो भाई फेयर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट कर लेना। सर क्या फेयर फ्यूचर का यही पूरी प्रोसेस है क्या जो आपने सिखाई थी अभी ये वाली, हाँ।
ऐसे फेयर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट किया और फिर क्या करना, फिर फिर आप सर एक्चुअल से कंपेयर करना और एक्चुअल पे ही कमेंट करना। देखो कि क्या एक्चुअल ज्यादा है तो उसको बोलना ओवर वैल्यूड, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज लगाएंगे। और अगर एक्चुअल कम है ना तो अंडर वैल्यूड बोलना और रिवर्स कैश कैरी लगा देना। कैश कैरी में क्या करते हो, देखो लॉजिक है, फ्यूचर ओवर वैल्यूड है ना तो फ्यूचर सेल किया, तो ऑपोजिट नेचर का ट्रांजैक्शन एंटर करने के लिए स्पॉट बाय किया, और स्पॉट बाय करने के लिए पैसा चाहिए तो बोरो किया। सिमिलरली सर फ्यूचर अंडर वैल्यूड है, फ्यूचर खरीदा। अब भाई अंडर वैल्यूड चीज खरीद ली तो ऑपोजिट नेचर स्पॉट में करो, स्पॉट सेल कर दो। और फिर स्पॉट सेल किया सर, हाथ में पैसा आ गया, क्या करे, इन्वेस्ट कर दो। राइट। अब ये जो आपने चीजें समझी है ना, ये तो है जो हमें आज करना है। मतलब आज जिस दिन हमने मिसप्राइसिंग देखा उस दिन हमने ये ट्रांजैक्शन कर दिए, ये सारी पोजीशंस ले ली भाई। अब इन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कब करोगे, एक्सपायरी वाले दिन स्क्वायर ऑफ करना। अब इस करने ऐसा करने के लिए हमने एक टेबल का फॉर्मेट बना लिया था। हमने बोला आज 3 चीजें करनी है, ये कर देंगे आज, तो कुछ इनफ्लो आउटफ्लो आ जाएंगे यहाँ लिख देंगे, और उन्हीं तीनों चीजों को स्क्वायर ऑफ करना है थर्ड मंथ के एंड में। यहाँ स्क्वायर ऑफ कर देंगे, यहाँ भी कुछ इनफ्लो आउटफ्लो हो जाएंगे, जो भी नेट नेट है हमारा गेन लॉस। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, यही तरीका है फिक्स। करेक्ट सर। और यहाँ जो आपने फ्यूचर्स में पोजीशन ली ना, फर्स्ट नंबर पे जो अपन फ्यूचर्स की पोजीशन लिखते हैं, अब उसको यहाँ आप सेटल कैसे करते हो, कैश या कैश सेटलमेंट या फिर नेट सेटलमेंट या फिर डिलीवरी सेटलमेंट, वो डिपेंड करता है। वो इस वीडियो का डिस्कशन नहीं है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपने अच्छे से सीखा है, हर एक चीज बारीकी से बताइए। ठीक है, आइए सर, इस टाइप के ही क्वेश्चन में आपको एक, जब स्पॉट सेल करते हो, है ना, ये वाला रिवर्स कैश एंड कैरी, जब आप स्पॉट सेल करते हो ना सर, तो इसमें एक सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग स्कीम का यूज आता है। सर यूज क्या आता है, ध्यान से देखना। सर जब आपने स्पॉट बाय किया तो डू यू अग्री, कंपनी जब डिविडेंड देगी तो वो डिविडेंड आपको मिलेगा। समझो 3 महीने का एक्सपायरी था, यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, आपको मिलेगा। आप उसको यहाँ पे ऐड करके दिखा देना कि देखो हमें डिविडेंड भी मिला, इनफ्लो बढ़ा देना। लेकिन सर अगर आपने सेल कर रखा है स्पॉट, तो डिविडेंड दिया कंपनी ने तो उसका क्या होगा वो समझ लो। यहाँ पे स्पेसिफिक सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग का भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये डिविडेंड का भी यूज हमें करना पड़ सकता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सर। अभी मेरा इंटेंट इंटरेस्टिंग साउंड करना नहीं है, मेरा इंटरेस्ट, मेरा जो अभी फोकस है पूरा चीजों को एक्सप्लेन करना है। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि मैं कितनी बार कैमरे में आपको देख पा रहा हूँ, कितनी बार स्क्रीन देख पा रहा हूँ, सिर्फ इंटेंट है बेस्ट तरीके से हर एक लाइन डिलीवर कर दूँ। ठीक है, ध्यान से सर। सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग स्कीम क्या बोलती है कि देखो ये बंदा है शॉर्ट सेलर, शॉर्ट सेलर है ना, तो ये महंगे में बेचेगा, सस्ते में खरीद लेगा। करेक्ट, यहाँ हो गया इसको फायदा नुकसान। बट सवाल ये आता है सर बेचेगा कैसे, इसके पास कुछ था नहीं, तो ये करेगा किसी एक बंदे से बोरो। ये एक बंदा है जिसके पास शेयर एक्स्ट्रा रखा हुआ है कुछ लंबे समय के लिए, इस बंदे से ये कर लेगा बोरो। तो बोरो करके बेच दिया, जब खरीदा तो वापस बोरोइंग का रीपेमेंट कर दिया। सर रुपया नहीं, शेयर बोरो किया है, तो बोरो भी शेयर करोगे, रीपे भी शेयर करोगे। इस पूरी प्रोसेस में ध्यान से सुन लो ऑरेंज वाले बंदे के लिए क्या क्या इनफ्लो आउटफ्लो है। पहला सर, पहला तो ये इसने महंगे में बेचा और सस्ते में खरीदा, तो यहाँ कुछ तो गेन लॉस हुआ होगा, है ना। दूसरा दूसरा सर, सामने वाले से जब बोरो किया तो हो सकता है ऑरेंज बंदे की, शॉर्ट सेलर की गुडविल नहीं हो तो, और ब्लू वाले बंदे को, उस लेंडर को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हमें कुछ बैंक गारंटी देना पड़ी हो। थर्ड थर्ड सर, आपको जब आप बोरो कर रहे हो ना तो रिटर्न में सामने वाला कुछ चार्जेस मांगेगा, आप उसको लेंडिंग चार्जेस दोगे। ये था थर्ड। फोर्थ फोर्थ सर, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, और ये आर्बिट्राज में यूज होगा जो अब मैं बोल रहा हूँ, बाकी इसके अलावा आर्बिट्राज में कुछ यूज नहीं होगा, सिर्फ अब जो मैं बोल रहा हूँ वही यूज होगा। सर जब आपका ये नॉर्मल बायर है, कंपनी तो डिविडेंड इसको दे देगी ना। अब कम, क्योंकि इसके पास है शेयर, कंपनी की नजरों में तो यही ओनर है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलेगा भाई मैंने तुझे शेयर दिया था, उस पे होने वाली इनकम नहीं। तो ये बंदा है ना अपने पॉकेट से उतना ही डिविडेंड का अमाउंट ब्लू वाले बंदे को ट्रांसफर करेगा। ऑरेंज बंदा विल पे टू ब्लू बंदा कि ले भाई इतना डिविडेंड ले ले, क्योंकि जो कंपनी से तुझे मिलना था मेरी वजह से नहीं मिल पाया और ग्रीन वाले को मिल गया। करेक्ट। तो ऑरेंज वाले की साइड से फोर्थ आउटफ्लो ये, मतलब इस बंदे को क्या क्या मिला, एक तो लेंडिंग चार्जेस मिला और एक डिविडेंड मिले, क्योंकि बैंक गारंटी मिली है इसको, पर बैंक गारंटी चार्जेस तो बैंक को दिए।
ये को समझ में आ गया तो आप समझ गए सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग स्कीम से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है स्पेसिफिक, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है। नीचे प्रोसेस दिखिए, सिंपल है सर। एग्जाम में स्पेकुलेशन का क्वेश्चन कैसे आता है तो देखना। स्पेकुलेशन के क्वेश्चन में क्या होगा, एग्जामिनर बोल देगा यार शेयर का देखो आज तक फ्यूचर फॉरवर्ड में स्पेसिफिक ऐसा स्पेकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी एक लाइन है इसलिए सुन लो। एग्जामिनर बोल देगा कि यार फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ने वाला है, फॉरवर्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर का प्राइस कम होने वाला है, फॉरवर्ड का प्राइस कम होने वाला है, और उस बढ़ती कम होने की प्राइस के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। जब किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने वाला होता है और आप स्पेकुलेट कैसे करते हो उसको खरीद के, और कम होने वाला होता है तो स्पेकुलेट कैसे करते हो बेच के अकॉर्डिंग आप ये डिसीजन लोगे, राइट। सर हेजिंग का क्वेश्चन आएगा, पूरे ही डेरिवेटिव्स में एक ही रूल लगाना है, डू इन डेरिवेटिव्स व्हाट यू विल डू इन स्पॉट मार्केट, है ना। ये समझ गया जैसे स्टूडेंट को कोई गलती नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लो, बहुत डिटेल है यहाँ पे सुनना। सर आप 0 पॉइंट पे खड़े हो, जिस पॉइंट पे डर लगाना उसी पॉइंट से हेजिंग करना है। कब तक के लिए, जब तक के लिए आप हेज करना चाहते हो। मतलब 0 पॉइंट पे आपका मन है यार 3 महीने के लिए डर लग रहा है तो ले भाई 3 महीने के लिए हेज कर ले। हेज कैसे करेंगे, 0 पॉइंट पे कोई डेरिवेटिव्स में एंटर करेंगे और थर्ड मंथ में एंड में आके उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो सर जरूरी है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट भी 3 ही महीने का हो, नहीं, एक क्वेश्चन है जिसमें 0 पॉइंट पे एक 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, पर हेजिंग 3 ही महीने के लिए करना है तो कोई बात नहीं ना भाई, 3 महीने में आके उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच देना, स्क्वायर ऑफ कर लेना। लेकिन 0 मंथ पे अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिसाइड हो रही है तो सर प्राइस 4 महीने के बेसिस पे डिसाइड होगी। सर क्यों, हेजिंग तो 3 के लिए क्या, क्योंकि आप हेजिंग किसके लिए कर रहे हो उससे मैटर नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ एक्सपायरी तक ईयर की टर्म्स में कितनी है के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होता है, उसके बेसिस पे एंड डिसाइड होता है। आप समझे वो टिल मेच्योरिटी क्यों बोला, हेजिंग कब तक भी करो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलेगा। सर कब पोजीशन लेनी वो तो समझ में आ गया, कब स्क्वायर ऑफ करनी वो तो समझ में आ गया, कैसे स्क्वायर ऑफ करनी ये आप सिखा, सॉरी पोजीशन क्या लेनी ये आप सिखा दो, स्क्वायर ऑफ भी कैसे करते वो भी आप समझ गए। लॉन्ग लो तो भाई शॉर्ट करके स्क्वायर ऑफ कर देना, शॉर्ट हो तो लॉन्ग करके स्क्वायर ऑफ कर देना। पोजीशन क्या लेनी है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर 90% स्टूडेंट को पता है कि हमें तो ऑपोजिट पोजीशन लेना होती है, जो गलत है, गलत नहीं है, माय बैड, इनकम्प्लीट है। सुनना सर, आपके पास अगर पहले से कोई पोजीशन है, मतलब आपके पास शेयर खरीदा हुआ है, अब आपको डर लग रहा है, तो पहले से अगर कोई पोजीशन है ना लॉन्ग, तो आप डेरिवेटिव्स में शॉर्ट ले लें। सर ये याद कैसे रखेंगे, देखो, डू इन डेरिवेटिव्स व्हाट यू विल डू इन स्पॉट। स्पॉट में जो भी करोगे वो डेरिवेटिव्स में आज कर दो। तो अगर आज आपके पास टीसीएस का शेयर खरीदा हुआ है तो स्पॉट में लाइफ में कभी तो बेचोगे ना, हेजिंग करने के लिए डेरिवेटिव्स में आज ही बेच दो। ये कर दिया शॉर्ट। शॉर्ट पोजीशन है सर कैश मार्केट में, कभी तो लॉन्ग करोगे, स्क्वायर ऑफ करोगे ना, कभी तो उस पोजीशन को कैश मार्केट में कभी तो खरीदोगे। हेज करने के लिए डेरिवेटिव्स में आज ही खरीद लो। डू इन डेरिवेटिव्स व्हाट विल डू इन स्पॉट। सिमिलरली सर, आज आपके पास कुछ है नहीं, आप 3 महीने बाद, है ना, आप 3 महीने बाद कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ है नहीं सर, पर डू यू अग्री कि खरीदना चाहते हो और प्राइस बढ़ गए तो भी नुकसान है, डर तो लगा। उस डर को हेज कैसे करें, सर अगेन डू इन डेरिवेटिव्स व्हाट यू विल डू इन स्पॉट। आज कुछ नहीं है, 3 महीने बाद क्या करोगे, व्हाट इज द पोजीशन यू वांट टू टेक, सर लॉन्ग, तो आज भी वही कर दो लॉन्ग। फ्यूचर में लॉन्ग करने वाले हो, आज भी लॉन्ग कर दो। यहाँ क्या लॉन्ग पोजीशन ले चुके थे, फ्यूचर में शॉर्ट करने वाले थे, उस एसेट को बेचने वाले थे, आज बेच दो। समझ रहे हो ऊपर नीचे का फर्क। सिमिलरली आप फ्यूचर में बेचना चाहते हो, फ्यूचर डेट में, हाँ फ्यूचर फॉरवर्ड वाला नहीं, फ्यूचर डेट पर बेचना चाहते हो, आज ही बेच दो हेजिंग के लिए। ठीक है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको नया लग सकता है, कोई बात नहीं, डाइजेस्ट। एक क्वेश्चन है भी, ऐसा नहीं कि फालतू में पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन है इस पे ऑफिशियल सीए इंस्टीट्यूट का। ठीक है, चलो सर, बीटा एडजस्टमेंट या फिर फ्यूचर्स की मदद से हेजिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके पास एक पूरा पोर्टफोलियो रहेगा, वो वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करवाएंगे और फिर इंडेक्स फ्यूचर से हेज कराएंगे। तो पहले बीटा से रिलेटेड कुछ चीजें जान लो। क्या क्या सर, ध्यान से देखना सर, ध्यान से देखना। पहली बात तो ये सर, बीटा का मतलब क्या होता है, मार्केट के चेंज होने से एसेट में कितना चेंज। बीटा, वेटेड एवरेज बीटा कैलकुलेट करने के दो तरीके, पोर्टफोलियो बीटा के दो तरीके। वेट्स परसेंटेज में हो तो ये फॉर्मूला लगा देना,
बीटा इंटू वेट, बीटा इंटू वेट। और अगर वेट की वैल्यू दी हो 1 लाख 2 लाख, अमाउंट्स वैल्यू दिए हो उन इंडिविजुअल शेयर्स के, तो उन इंडिविजुअल शेयर के जो भी मार्केट वैल्यू है उसमें रेस्पेक्टिव बीटा मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज करना और डिवाइड बाय जो भी आपकी टोटल मार्केट वैल्यू, पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू 1 लाख 2 लाख करके 6 लाख है समझो टोटल वैल्यू, तो वो डिवाइड कर देना। ठीक है, बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मूलाज में डिसाइड करना। वेट्स भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन है तो पॉजिटिव वेट्स होंगे, शॉर्ट पोजीशन है तो नेगेटिव वेट्स, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो इंटेंट पूरा है कि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मिस्टेक हो ही ना, वो सारी बातें बता दूं। सर रिस्क फ्री सिक्योरिटी आ रही है अगर इस कैलकुलेशन में, या फिर कैश आ रहा है, तो उसका बीटा हमेशा कितना होता है सर? 0। रिस्क फ्री सिक्योरिटी कैश का बीटा है 0, और इंडेक्स का बीटा मार्केट का बीटा होता है 1। ये याद रख लिया, कोई गलती नहीं होगी कभी। सर रिस्क फ्री सिक्योरिटी की मदद से, रिस्क फ्री सिक्योरिटी की मदद से अगर हमें हेजिंग करनी है, मतलब पोर्टफोलियो का बीटा कम करना है, तो कैसे करें? सिंपल लॉजिक है सर। बीटा ऑफ रिस्की एसेट, अभी बीटा इतना है, अब आपको ये पता है कि अभी रिस्की एसेट है सारे आपके पास। अब आपको ये पता है कि कुछ भी अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटी पोर्टफोलियो में मिलाएंगे तो उसका बीटा होता है 0, और मिलाएंगे तो उसका कुछ वेट आ जाएगा। तो ऐसे करके जो वेटेड एवरेज बीटा है जो हम टारगेट बनाना चाहते हैं वो हो जाएगा कम। एग्जैक्टली ये प्रोसेस है। तो सर क्वेश्चन कैसा आएगा? ये और ये आपको पता है, अभी पोर्टफोलियो का बीटा पता है और उसका वेट अभी आपको, मतलब अभी 100% है ना, ये नया वेट हम फाइंड करेंगे। बीटा ऑफ रिस्क फ्री एसेट भी आपको पता है 0 होता है, पर एग्जामिनर ने बता दिया टारगेट अभी 2 है, टारगेट 1.5 करना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम बैक कैलकुलेट कर देंगे दोनों वेट्स, और जितना वेट्स आया उसी प्रपोर्शन में पोर्टफोलियो को बना देंगे। सर बनाने के दो तरीके, अभी सिर्फ नाम लूंगा समझाऊंगा नहीं। कौन से दो तरीके? पहला तरीका सर, 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 50 रिस्की बनाना है, 50 रिस्क फ्री बनाना है, तो 1 लाख में से बोलते हैं चलो 50 का रिस्की बेच दो और उतने का रिस्क फ्री खरीद लो। मतलब 1 लाख इंटैक्ट है, 1 लाख चेंज नहीं हुआ, कंपोजिशन चेंज हुआ। दूसरा तरीका, 1 लाख का रिस्की है, इसको 50% बनाने के लिए क्या करो? 1 लाख का एडिशनल पैसा लगा के रिस्क फ्री और खरीद लो, तो टोटल 2 लाख हो गया, रिस्की एसेट इंटैक्ट है 1 लाख पे। करेक्ट। ये दो तरीके, करना कैसे उस पर बात नहीं करेंगे सर। इसमें आपको वेट्स, जब आप इस क्वेश्चन को वेट्स के लिए सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा, वेट्स पॉजिटिव आ जाए ना सर, गलती से आर लिख दिया मैंने, वेट्स लिखना है मुझे, हाँ। क्वेश्चन को वेट्स, इस इक्वेशन को वेट के लिए सॉल्व करोगे, वेट पॉजिटिव आ जाए तो लॉन्ग पोजीशन मानना, और नेगेटिव आ जाए तो शॉर्ट पोजीशन मान लेना। सिंपल। चलें आगे। ठीक है सर, इंडेक्स फ्यूचर की मदद से सर कैसे हैच करेंगे, ध्यान से देखना। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो आपको देता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसी के पहले ये जान लो ये फॉर्मूला देता है वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या सीख रहे हैं? देखो, आपके पास एक पोर्टफोलियो, अब आपको ये तो पता है कि पोर्टफोलियो में रिस्क है, उसका एक बीटा है, फ्लक्चुएट होता है, तो इंडेक्स की मदद से वो हैच कर लेंगे। इंडेक्स की मदद से उसको हैच कर लेंगे, लेकिन सवाल ये आता है सर इंडेक्स में पोजीशन क्या ले और कितनी ले, क्या मतलब लॉन्ग, लॉन्ग ले या शॉर्ट ले वो भी सिखा रहा हूँ, और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेना है वो भी सिखा रहा हूँ, है ना। आपका जो भी पोर्टफोलियो का वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करो बीटा टारगेट, मतलब वो बीटा जो आपको चाहिए। अगर आप एग्जामिनर बोले ना परफेक्ट हेज, कंप्लीट हेज, तो बोलना समझ जाना कि उसको बीटा 0 चाहिए, टारगेट बीटा 0 चाहिए, रिस्क फ्री बनाना है। और हो सकता है अभी समझो पोर्टफोलियो का बीटा 2 है पर उसको टारगेट 1.5 करना है, ये भी पॉसिबल है, राइट। अगर टारगेट बीटा दिया तो वो रखना, नहीं दिया तो 0 रखना है, सिंपल। जो भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू, उसमें अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो पता चल जाएगा कितनी वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट लेने। जैसे 2 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट ले लो टीसीएस के या इंडेक्स के, 3 लाख के कॉन्ट्रैक्ट ले लो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से नहीं नंबर से आते हैं। तो हमने बोला जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, एक फ्यूचर का प्राइस है, उससे डिवाइड कर दो, और ये देख लो मल्टीप्लायर कितना है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक फ्यूचर नहीं बहुत सारे फ्यूचर्स आएंगे, तो डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेना है जिसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सर हमें तो अलग फॉर्मूला याद था, फर्क नहीं पड़ता, आप टी माइनस पी करोगे ना, टारगेट माइनस एग्जिस्टिंग, तो क्या फायदा, ध्यान से सुनना। सर इसको करने से अगर आपका आंसर पॉजिटिव आए
तो मतलब समझ जाना कि आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, और अगर आंसर नेगेटिव आए तो समझ जाना आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। करेक्ट, इसीलिए पर्टिकुलर फॉर्मेट है। इसकी बारीकियां प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड लो। सर, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो का मतलब होता है नेट वैल्यू। जैसे मैंने 1 लाख का शेयर खरीदा लॉन्ग और 50,000 का शॉर्ट किया, मेरी नेट पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है? 50,000 पॉजिटिव। सिमिलरली 50 का लॉन्ग 1 लाख का शॉर्ट होता ना, तो मैं यहाँ नेगेटिव 50,000 लिखता। वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज नेट एंड दैट टू फाइनल पॉजिटिव और नेगेटिव नेट। सिमिलरली बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। टारगेट इंक्लूड, टारगेट की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैथ्स लगाते आना चाहिए, ठीक है। और ऐसा सॉल्व करके फॉर्मूला इतना परफेक्ट बनाए कि हमेशा अगर आंसर आंसर लॉन्ग दिया, वैल्यू शॉर्ट हो, बीटा नेगेटिव पॉजिटिव सब दिमाग लगा लेना। फाइनल आंसर अगर लॉन्ग आ जाए मतलब हेजिंग के लिए भाई साहब आज चीजें खरीदना है, और शॉर्ट आ जाए मतलब हेजिंग हेजिंग के लिए सर चीजें आज भी। इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, वो आपसे हेज करा लेगा। मतलब 0 पॉइंट पे खड़े होके वो आपको बता देगा इतने कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, हेज हो गया। अब भाई उसको प्रूव करो, तो बोलेंगे देख थर्ड मंथ के एंड में आ गए ना, अब देख क्या क्या करते हैं। हम बोलेंगे देख एसिड की वैल्यू इतनी बड़ी तो गेन हुआ, या फिर एसिड की वैल्यू कम हुई तो हम बोलेंगे देख भाई लॉस हुआ। एट द सेम टाइम हम बोलेंगे 0 पॉइंट पे इंडेक्स ले लिया था ना, देख इंडेक्स की वैल्यू में लॉन्ग पोजीशन ली थी, बढ़ने से गेन हो गया, शॉर्ट ली थी, बढ़ने से लॉस हो गया, देख हमारा नेट गेन लॉस एडजस्ट हो गया। समझाना ये चाह रहा हूं कि गेन लॉस का कैलकुलेशन आप बेसिक्स में सीख चुके है ना। एग्जामिनर को हो सकता है आपको आपका हेजिंग जस्टिफाई करना पड़े, प्रूव करना पड़े। सर बड़ी बात है क्या? कुछ भी नहीं। 0 पॉइंट पे पोजीशन एसेट में थी आपकी, और इंडेक्स में आपने पोजीशन ली है टू हेज। इन दोनों पोजीशन को यहां से चालू करके यहां लाके स्क्वायर ऑफ कर देना, बता देना एक का गेन दूसरे के लॉस को कॉम्पनसेट कर रहा है, हो गई हेजिंग सेटल्ड, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक हर एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर मार्जिन के क्वेश्चन आएंगे, एग्जामिनर बोलेगा कुछ इनिशियल मार्जिन है, कुछ बोलेगा मेंटेनेंस मार्जिन है, करेक्ट। समझाने का टाइम नहीं है कि क्या इनिशियल होता है क्या मेंटेनेंस, गई वो सब बातें। सर इनिशियल मार्जिन एग्जामिनर दे दे तो अच्छा, नहीं दे तो एवरेज प्लस 3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी डेली एब्सोल्यूट चेंज होगा, राइट, एवरेज, एवरेज वो प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों चीजें एग्जामिनर देगा। अकॉर्डिंगली इनिशियल मार्जिन फाइंड करना। मेंटेनेंस मार्जिन एग्जामिनर देगा, नहीं दे तो 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सर क्वेश्चन कैसा आएगा? इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करा के बोलेगा देखो 12,000 का मार्जिन है। अब डू यू अग्री, हर दिन जब हमारे फ्यूचर्स की प्राइस बदलेगी तो गेन लॉस होगा। सर गेन लॉस डिपेंड करता है, बहुत बारीकी से बोल रहा हूँ, गेन लॉस डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे। इंडेक्स की प्राइस बढ़ी तो जरूरी नहीं हमेशा गेन हो। भाई साहब लॉन्ग पोजीशन है तो गेन है, शॉर्ट पोजीशन में प्राइस बढ़ना मतलब लॉस। इसीलिए तो मेरे दोस्त, इसीलिए तो मेरे दोस्त यहाँ पे एक कॉम्प्रहेंसिव टेबल बनवाई थी। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में प्राइस बढ़े तो क्या, प्राइस कम हो तो क्या, राइट। ये वाली टेबल का यूज करके आपको यहाँ गेन लॉस आएगा। आपका पैसा उनके पास 12,000 जमा है, किसी भी वजह से गेन हो तो आपका मार्जिन बढ़ता है, और किसी भी वजह से लॉस हो तो मार्जिन कम होता है। 12 में 2 का लॉस 10 बचा, 10 में 4 का लॉस 12 बचा, 8 का गेन वापस 20 हो गया। सर जब भी आपका बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से कम आ जाए तो वापस आप मार्जिन कॉल करेंगे, पैसा बुलाएंगे। मतलब आपकी टेबल में आप बोलेंगे देखो 6,000 रुपया बुलाया है ना, मार्जिन में ऐड करा। कितना बुलाओगे सर पैसा? उतना कि इनिशियल मार्जिन के बराबर पहुंच जाओ, ठीक है। ये थॉट प्रोसेस है। सर एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड हम चीजें डिस्कस नहीं करते। एक छोटा नेचर का क्वेश्चन है, वो कॉपर कॉपर फ्यूचर्स का याद है ना, राइस राइस ट्रेडर कॉपर फ्यूचर, है ना, जिसमें इतना मेट्रिक टन कुछ चीजें होती है, राइट। उतने मेट्रिक टन को पहले हम टन्स में कन्वर्ट करते, केजी में कन्वर्ट करते, वो वाला क्वेश्चन है, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर और फॉरवर्ड से रिलेटेड पूरा डिस्कशन 100% ओवर, ठीक है। कॉल और पुट ऑप्शंस बेसिक समझाने की जरूरत नहीं है। कॉल पुट क्या होते हैं, में 4 पोजीशन होती है, सब पता होना चाहिए, ठीक है। गेन लॉस का कैलकुलेशन भी नहीं ये समझ लो यार, बेसिक है बट डर रहता है मन में। सुनना सर, ध्यान से सुनना। क्या होता है,
एक्स देखो, गेन लॉस का डिसीजन कैसे होता है, एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। हमेशा एक बात तो पता है ना कि लॉन्ग कॉल या पुट हो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको डिसाइड करना एक्सरसाइज करे कि नहीं करे। आपने कर लिया तो हो गया एक्सरसाइज, नहीं करा तो हो गया लैप्स। सर डिसाइड कैसे करेंगे, एक्सरसाइज प्राइस और स्पॉट को कंपेयर करके, है ना। समझो अब कॉल होता है राइट टू बाय, और राइट टू बाय या फिर पुट होता है राइट टू सेल, बट एट व्हाट प्राइस, एट एक्सरसाइज प्राइस। तो जब आपका कॉल है मतलब खरीदना है, तो भाई अगर एक्सरसाइज कम हो मतलब मार्केट से सस्ता है तो खरीद लेना, कर लेना एक्सरसाइज। मार्केट से महंगा पड़ रहा हो, मार्केट में 60 आपको 100 है तो मत खरीदना, हो जान दो लैप्स। सिमिलरली पुट, पुट होता है राइट टू सेल, तो भाई साहब 100 में सेल करने का ऑप्शन है आपको। मार्केट में 60 है, कॉन्ट्रैक्ट में महंगा बिक रहा है तो बेच दो। मार्केट में महंगा है, मार्केट में ज्यादा है तो मार्केट में बेचने में फायदा है, लैप्स हो जाने दो। अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो। सर एग्जामिनर आपको ग्रॉस पे ऑफ और नेट पे ऑफ के लिए बोल सकता है। ग्रॉस पे ऑफ मतलब सर इनका डिफरेंस, 100 वाली चीज 150 की चीज जब मैं 100 में खरीदता हूँ तो फायदा 50 का, 60 वाली चीज जब मैं 100 में बेचता हूँ तो 40 का फायदा। ये है ग्रॉस पे ऑफ। मतलब एक्सपायरी वाले दिन एक्सरसाइज और स्पॉट्स को कंपेयर करके जो गेन लॉस आएगा, गेन लॉस तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि लॉस है तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं, तो भी गेन आएगा, वो है ग्रॉस पे ऑफ। और आपको अगर गेन हुआ है लॉन्ग पोजीशन की तरह तो 100% आपने लिए उसके लिए कोई प्रीमियम दी होगी, और जो प्रीमियम दिए जब वो माइनस करते हो तो हो जाता है उतना अमाउंट माइनस नेट पे ऑफ। माइनस होने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो हो गया नेट पे ऑफ। अब आपके पर्सपेक्टिव से जब आपने सोचा लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से, तो आपका इनफ्लो सामने वाले का आउटफ्लो, आपका आउटफ्लो सामने वाले का इनफ्लो, तो जितने का आपको फायदा शॉर्ट पोजीशन वाला वेदर कॉल और पुट एग्जैक्टली उतना को नुकसान, जितना लॉन्ग वाले को नुकसान उतना ही एग्जैक्टली सामने शॉर्ट वाले को फायदा। ठीक है। एग्जामिनर ऑप्शन बायर की जगह ऑप्शन होल्डर बोल दे, कंफ्यूज मत होना, वो लॉन्ग पोजीशन हमेशा प्रीमियम देता है। सिमिलरली राइटर शॉर्ट होता है प्रीमियम रिसीव करता है। अमेरिकन मतलब कभी भी एक्सरसाइज करेंगे, यूरोपियन मतलब एक्सपायरी पे करेंगे, एग्जामिनर कुछ नहीं बोले तो यूरोपियन। ठीक है। मनीनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आने से रिलेटेड चांसेस कम है, डिस्कस नहीं करते। यहाँ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर इसका एक जगह यूज आएगा, वो बाद में आके बताता हूँ। सर ऑप्शन वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन का वैल्यू सर करने के दो तरीके, तीन, बाइनोमियल, रिस्क मीनिमल, ब्लैक शोल। ये दोनों एक साथ कवर्ड होंगे, ब्लैक शोल से फॉर्मूले के थ्रू होगा। सर पहले सिंगल पीरियड पढ़ते हैं जिसमें एक ही बार ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना, प्रोसेस है प्रोसेस है। एग्जामिनर ने 0 पॉइंट का प्राइस दिया है, उसने ये भी बता दिया कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं बताई। ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, नीचे जाएगा तो कितना, या तो वो परसेंटेज में बोलेगा 20% ऊपर 20% नीचे, या फिर अमाउंट्स ही बता देगा। जब एग्जामिनर ने ये और ये बता दिया, तो इन तीनों की मदद से हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जरूरी होता है, क्योंकि इसके और इसके टाइम पीरियड के बीच में एक इंटरेस्ट रेट होगा, है ना। अब अगेन, इंटरेस्ट रेट डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, साइलेंट कैटेगरी, तीनों में से एक कैटेगरी लगेगी, और आप फैक्टर फाइंड कर दोगे, वो 1+ वाला फैक्टर, 1+r/k² के, या फिर e⁻r⁻t, या फिर 1+rn। दीज आर ऑल 1+ फैक्टर्स, करेक्ट। हमें सर क्या करना है, ध्यान से देखना। सर अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के दो तरीके, ये एक बार आपने फैक्टर फाइंड कर लिया ना, इनमें से किसी भी फॉर्मूले से, उसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, है ना, उसका यूज होगा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। सर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया दोस्त, प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया ऊपर और नीचे जाने वाले परसेंटेज अमाउंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे सुनना। सेकंड देना, सेकंड देना। Yup, है ना। सर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में हम उन फैक्टर्स का यूज करते हैं। सर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के दो तरीके, पहला होता है बाइनोमियल, होता है रिस्क न्यूट्रल मॉडल। एग्जामिनर कुछ भी ना बोले तो बाइनोमियल लगाना, रिस्क न्यूट्रल बोले तो ही रिस्क न्यूट्रल लगाना, सिंपल। रिस्क न्यूट्रल मेथड में ये प्रोबेबिलिटी टाइप हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डिटेल में नहीं बताऊंगा, चलो एक आइडिया ले लो। हम बोलेंगे यार 120 प्राइस होगा उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी पी, 80 प्राइस होगा उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी 1 - पी, और ये दोनों प्राइस तो एक साल बाद होगी ना, तो उसको डिस्काउंट करते हैं ना, ये आर का यूज करते हैं। आर डिनोमिनेटर में डाल के डिस्काउंट किया, और वो प्रेजेंट वैल्यू आज की प्राइस 100 के बराबर होना चाहिए। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, पी, वो फाइंड कर लो। उसी चीज को फाइंड आउट करने का, सेम आंसर लाने का एक और तरीका है फॉर्मूला।
कैपिटल आर माइनस डी डिवाइड बाई यू माइनस डी। कैपिटल आर का मीनिंग आपको पता है, वो फैक्टर। यू और डी का मतलब समझना। यू मतलब अपसाइड वाली प्राइस जीरो के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है। जैसे 120 डिवाइड बाय 100, 1.2 टाइम्स। सिमिलरली डी वाली प्राइस इसके कंपैरिजन में कितनी है, 0.8 टाइम्स। एस जीरो, सॉरी एस डी डिवाइड बाय एस जीरो इज 0.8। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड स्पेसिफिक बात सर, कभी भी, एवरीवन ध्यान से सुनो, कभी भी एग्जामिनर जो प्रोबेबिलिटी दे फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन टू वैल्यू द ऑप्शन, मत करना। एग्जामिनर की प्रोबेबिलिटी यूज मत करना, मॉडल्स से ही कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी यूज करना। हमेशा आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। उसने जो प्रोबेबिलिटी दी ना, उसका यूज हम एक्सपेक्टेड गेन लॉस या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में यूज करते हैं। ठीक है सर, आना वापस। सर आप इतनी देर से वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन सिखा रहे हो, ये तो बता दो, ये तो बता दो ऑप्शन का वैल्यू फाइंड करना मतलब ऑप्शन खरीदने के लिए आप क्या देते हो, प्रीमियम। तो वही ऑप्शन की वैल्यू है, या प्रीमियम फाइंड कर रहे हो। ठीक है सर, अब क्या होगा, आपको प्रोबेबिलिटी आ गई ना, तो अब आपको देखना रहेगा क्या कि सर प्राइस देखो। डू यू रियलाइज, अभी तक तो मैंने पूछा भी नहीं था कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। तो एग्जाम में ध्यान रखना, ये और ये करने के लिए कॉल पुट की जरूरत नहीं है, नहीं है। ये होने के बाद दिमाग लगाना कि भाई कॉल है कि पुट है। फिर आप देखना कि चलो कॉल है, एक्सरसाइज प्राइस कितना है, राइट टू बाय एट 110, डिसाइड कर लेना अकॉर्डिंगली इनके ग्रॉस पे ऑफ, ग्रॉस पे ऑफ। पुट है तो डिसाइड कर लेना इनके ग्रॉस पे ऑफ, और ऐसा बोलना कि 10 रुपया मिलना का 80% चांस, 0 रुपया मिलने का 20% चांस। ये लगा दिया, और ये सब मिलेगा 1 साल बाद, तो डिवाइड करके 0 पॉइंट पे ले आओ ना, कितना 7.14 वैल्यू ऑफ कॉल। सिमिलरली इसी दो में वैल्यू ऑफ पुट। सर ध्यान रखना, यहाँ वैल्यू का ऑप्शन, वैल्यूएशन का क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन इसी के आगे एक क्वेश्चन होता है डेल्टा हेजिंग का, जिसमें क्या करते हो सर, आपको हेजिंग करके दिखानी होती, उसके लिए लगता है आपको डेल्टा। तो सर डेल्टा कुछ नहीं है, ये जो पे ऑफ है ना, इसका डिफरेंस डिवाइड बाय इस प्राइस का डिफरेंस, ये हो गया कॉल का डेल्टा। सिमिलरली इस पे ऑफ का डिफरेंस डिवाइड बाय इस प्राइस का डिफरेंस, ये हो गया पुट का डेल्टा। तो भाई ये है कॉल के डेल्टा का फॉर्मूला, पुट के डेल्टा का फॉर्मूला। कॉल का डेल्टा पॉजिटिव आता है, पुट का नेगेटिव आता है, वो आप प्राइस में लगाओगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। सर डेल्टा का यूज क्या है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन स्पेसिफिक बातें। सर मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास एक शेयर है, बट उसमें रिस्क है, प्राइस फ्लक्चुएट होता है, उसको हेज कैसे करूं, ऑप्शंस में पोजीशन लेके। सर ऑप्शंस में कितनी पोजीशन लो, ऑप्शन में सर पोजीशन आप हेज करने इतनी, ऑप्शन में कितनी पोजीशन लोगे, डेल्टा इतनी, डेल्टा इतनी। जैसे या फिर मेरी क्लास लाइन को भी आप कैंसिल कर दो, मत सुनो, फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं गलत चला गया है ना। सर डेल्टा क्यों कैलकुलेट किया, देखो भाई आज मेरे पास शेयर है, उसमें हेज करना है। सर हेज कैसे करूंगा, मैं हेज करूंगा ऑप्शंस में पोजीशन। तो अगेन सवाल उठता है कि सर पोजीशन कब लूं और कितनी लूं, कब लूं तो चलो 0 पॉइंट पे ले लूं, कितनी लूं और क्या लूं भाई, लॉन्ग लूं या शॉर्ट लूं। तो ध्यान से सर, एक रेशियो फिक्स है। रेशियो कैसा फिक्स है देखना, आपके पास अगर स्पॉट है ना, तो स्पॉट को हेज करने के लिए वापस गोल्डन रूल लगाना। आज अगर आप स्पॉट पे खरीदा हुआ है, सर इसको स्पॉट मार्केट में क्या करोगे, फ्यूचर्स में उस एसेट को बेचोगे। एसेट को बेच रहे हो ना भाई, तो हेज करने के लिए आज ही डेरिवेटिव्स में। अब आप बताना डेरिवेटिव्स में बेचने के लिए क्या बनाए, तो हमने कहा सर पुट खरीदने से बेच सकते हो, तो पी प्लस बोल दिया। तो सिमिलरली भाई कॉल जब आप शॉर्ट करते हो, सामने वाले पर्सन को जब राइट टू बाय होता है, तो आपको हो गया ना ऑब्लिगेशन टू सेल, हो गया ना बेचने का काम। मतलब कॉल की मदद से अगर डेल्टा हेजिंग करना है, तो स्पॉट में कॉल शॉर्ट करते हैं, नेगेटिव लिखा है। वही अगर आपका स्पॉट है और अगर पुट की मदद से हेज करना है, तो पुट भी खरीदना पड़ता है। क्या आपको कॉल और पुट में ली जाने वाली पोजीशन है। अब सवाल आता है कितनी, ध्यान से देखना, इस बार कितनी हम कॉल पुट का डिसाइड नहीं कर रहे हैं। कॉल बेचना तो पूरा बेच देना, पुट खरीदना तो पूरा खरीद लेना। वो जो कितनी वाली बात लगाते हैं हम स्पॉट में, तो देखो स्पॉट तो खरीदा ही हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, स्पॉट तो है ही, उसमें तो लॉन्ग ही है। कॉल और पुट का लॉन्ग शॉट सीख गए। सिमिलरली सर कितनी भी बात आती है, तो बोलते हैं यार हर एक कॉल ऑप्शन जो आप शॉर्ट करोगे,
उसको हेज करने के लिए आपके पास स्पॉट कितना होना चाहिए? डेल्टा टाइम्स स्पॉट होना चाहिए, मतलब 0.25 स्पॉट होना चाहिए। अगर एक कॉल ऑप्शन बेचा ना, तो उसके लिए 0.25 शेयर खरीदना। एक पुट ऑप्शन खरीदा ना, तो उसके लिए 0.75 स्पॉट खरीदना। ये नेगेटिव में मत जाना। हाँ, यहाँ पे पुट के डेल्टा में साइन का मतलब नहीं, अमाउंट का मतलब है 0.7 शेयर खरीदना। ओके, ये आपने अगर आज पोजीशन ले ली, तो टेबल तो वही थी ना भाई साहब। आज पोजीशन लेंगे, कल स्क्वायर ऑफ करेंगे, बता देंगे देखो हो गई हमारी हेजिंग। ठीक है, फर्दर डिटेल में नहीं आ रहा हूं, ये करके दिखाया, ये प्रैक्टिकल है। ये था सर ऑप्शंस के केस में। ऑप्शंस के केस में डेल्टा हेजिंग। अब अभी तक चल रहा था सिंगल पीरियड, जिसमें सिंगल बार प्राइस ऊपर नीचे। अब चलेगा सर डबल पीरियड, जिसमें फर्स्ट पीरियड के एंड में प्राइस नीचे या ऊपर नीचे, वापस उस प्राइस से प्राइसेस ऊपर या नीचे होने की प्रोबेबिलिटी है। राइट, और वो आप चीज अब सीख रहे हो सर। देखना ध्यान, जीरो प्राइस पे प्राइस था, हमने ऊपर नीचे देखा, फर्दर ऊपर नीचे, थॉट प्रोसेस सेम है। सबसे पहले बात करेंगे सर रेट पे। तो समझो रेट कैलकुलेट किया और रेट आया 1.12, वो सेम कैपिटल आर, कैपिटल आर। सर फिर बात आती है प्रोबेबिलिटी की। सर सेम फॉर्मूला, रिस्क न्यूट्रल बोले, रिस्क न्यूट्रल बोले तो ये फॉर्मूला लगाना, बाइनोमियल बोले तो ये लगाना, कुछ नहीं बोले तो भी बाइनोमियल लगाना। राइट, ये भी चलो कर दिया। ठीक है, फिर बात आती है सर पे ऑफ की। अब ध्यान से देखना, ऑफ हमें सर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पे जो चार पॉसिबल प्राइजेस आ चुकी है, उन प्राइजेस को कंपेयर करना पड़ेगा एक्सरसाइज से, और डिसाइड करना पड़ेगा इफ इट इज अ कॉल व्हाट इज द पे ऑफ, इफ इट इज पुट व्हाट इज द पे ऑफ। है ना, ऐसे करके आपको दोस्तों पे ऑफ डिसाइड करना पड़ेगा। और थॉट सेम है, इतना पे ऑफ मिलने की इतनी प्रोबेबिलिटी, इतना पे ऑफ मिलने की इतनी प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये सब तो भाई साहब सेकेंड ईयर के एंड में मिल रहा है, डिस्काउंट कर देना एक बार से फर्स्ट ईयर के एंड में, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पे ऑफ आ जाएगा। हो गया ऊपर। ये आपने काम किया एस यू नॉड पे, और यही काम करना है भाई साहब एस डी नॉड पे। इतना सॉरी, 14 मिलने की इतनी प्रोबेबिलिटी, 46 मिलने की इतनी प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो मिला उसको डिस्काउंट करके पता चल जाएगा एक्सपेक्टेड पे ऑफ की फर्स्ट ईयर के एंड में एस डी नॉट पे वैल्यू कितनी। यहां एक वैल्यू आ गई, यहां एक वैल्यू आ गई। हम बोलेंगे ये पे ऑफ मिलने की 80% प्रोबेबिलिटी, एस डी पे ऑफ मिलने की 0.2 प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड पे ऑफ को फर्दर 0 पॉइंट पे लाकर डिस्काउंट कर देना, वही कैपिटल आर से। राइट, और ऐसे जब आप डिस्काउंट करेंगे ना एवरीवन, तो आपका 0 पॉइंट पे ऑप्शन का वैल्यू आ जाएगा विच इज नॉट एस जीरो। सेम थॉट प्रोसेस है, बट जो काम एक बार करते थे अब उसको दो स्टेप्स में करके पीछे लाना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, यही सर अगर एक अमेरिकन ऑप्शन होता तो हम क्या करते, ध्यान से देखना सर। इसमें जितना यहां कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, और इसी और स्टेप ऐड हो जाएगी। हमने बोला पे ऑफ, हमने बोला पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड पे ऑफ को 0 पॉइंट एस पे ले आते हैं। तो डू यू अग्री अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम? तो हम बोलेंगे भाई एस यू पे भी तो देख लो कि एक्सरसाइज करके फायदा मिल रहा है क्या। अभी समझो पे ऑफ आ रहा है, समझो समझो, यहाँ हमने देखा कि पे ऑफ करके अगर पीछे करके आ रहे हैं पे ऑफ, ठीक है, तो समझो आंसर आ रहा है 22 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, ऐसे करके पीवी करा तो 22 आ रहा है। तो भाई साहब पुट ऑप्शन है ना, राइट टू सेल एट 110, पुट है राइट टू सेल एट 110, मार्केट में जिसका प्राइस 80 है। तो अगर इसको फ्यूचर ईयर्स तक में लेके गया तो उतना इतना फायदा होगा जिसकी आज एक्सपेक्टेड वैल्यू 22 है। और अगर आज ही एक्सरसाइज कर दिया भाई साहब राइट टू सेल है, तो कितना फायदा, 30 रुपए का। मतलब डू यू अग्री मैं फ्यूचर ईयर्स में नहीं जाऊंगा और आज ही एक्सरसाइज करके 30 रुपया कमा दूंगा बस। तो यहाँ पे आपको हर बार हर नॉड पे देखना है दो चीजों का हायर, हायर ऑफ द टू वैल्यूज विल बी द वैल्यू एट दैट नॉट। पहला डिस्काउंटेड वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे हो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, और दूसरा इन हर रेस्पेक्टिव पॉइंट पे चेक करना कि अगर इस ऑप्शन को आज ही
जीरो फर्स्ट ईयर के एंड में ही एक्सरसाइज कर लिया, नॉट वेटिंग टिल टू, फर्स्ट ईयर के एंड में ही एक्सरसाइज कर लिया तो कितना मिलेगा, इसको कह रहे हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू। दोनों में से जो भी हायर हो उसका दोनों में से जो भी हायर हो वो वैल्यू बन जाती है वैल्यू ऑफ दैट नॉड, और उसको नेक्स्ट स्टेप पे यूज करना उस पर्टिकुलर वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, बेसिक है, आई होप समझ में आ रही है। ब्लैक शोल्स मॉडल एवरीवन। ब्लैक शोल्स मॉडल मतलब क्या हो गया, वापस ऑप्शन वैल्यू फाइंड करने का दूसरा तरीका, थर्ड तरीका, जिसमें एक पूरी फॉर्मूला ड्रिवन प्रोसेस है। आप सोच रहे होंगे ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला बारीकी है, क्वेश्चन मिस मत कर देना, ध्यान से सुन सर। फॉर्मूले से मतलब नहीं करता, आपको समझ में आता है लॉग नेचुरल स्पॉट डिवाइड बाय एक्सरसाइज समझ में आता है ना, ये करके एग्जामिनर एलएन देगा, यहाँ रख देना सर, सारी डिटेल एग्जामिनर देगा, आरबी एग्जामिनर देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, हमें इन सब का यूज करते हुए वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है D1 और D2। सर ये जो D1 और D2 आप फाइंड करोगे, ये D1 D2 वो Z वैल्यूज है, इन Z वैल्यूज की मदद से आपको टेबल में एरिया फाइंड करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे ND1 ND2। प्रोसेस क्लियर हो रही है, इट्स नॉट अबाउट फॉर्मूला, इट्स अबाउट अ प्रोसेस। इसकी मदद से D1 लगाया, की मदद से D2 लगाया, राइट, और इन दोनों की मदद से टेबल में जाके ND1 ND2 फाइंड कर लेना। ND1 ND2 फाइंड करते टाइम एक बात ध्यान रखना है सर, हमें कौन सा एरिया चाहिए, समझो सर D1 आया यहाँ पे, तो सर हमें ये एरिया चाहिए या फिर ये लेफ्ट वाला, तो प्लीज ध्यान रखना आपकी जो भी वैल्यू आती है, वेदर इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, वी विल हैव टू टेक द एरिया most left side, we will have to take the area to the most left side। मतलब एग्जामिनर ने अगर ये एरिया दिया ना बॉस, 0.5 ऐड करना उसमें और फिर ND1 में रखना, समझे क्या बात, 0.5 ऐड करना और फिर ND1 में रखना। अगर एग्जामिनर ने ये एरिया दे दिया ना गलती से बॉस, तो 0.5 से ये हिस्सा माइनस करना, जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन आए वो ND2 रखना। फील कर पा रहे हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, लेकिन नहीं सर, ये करके ये जो फॉर्मूला है जिसमें आप बोलते हो ln डिवाइड बाय S0 डिवाइड बाई, आंखें बंद करो फॉर्मूला साथ में रिवाइज करो, राइट, प्लस क्या बोलते हो ब्रैकेट में R प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट खत्म, होल मल्टीप्लाइड बाय T। उन पूरे को डिवाइड किससे करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू अंडर रूट ऑफ T, राइट। ये आ गया D1 आ गया, D2 कितना इजी है, जो भी D1 आया माइनस द डिनोमिनेटर, इतना करके आपका D2। एक बार वो एरियाज आ गए, D1 D2 का इस फॉर्मूले में डायरेक्ट कोई यूज नहीं है, जब एक बार वो एरियाज आ गए, वो प्रोबेबिलिटीज आ गई, तो S0 में ND1 मल्टीप्लाई होगा, एक्सरसाइज प्राइस को डिवाइड करना e रेज टू RT से और उससे मल्टीप्लाई होगा ND2। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी माइनस सेकंड टर्मिनोलॉजी इज द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। सर पुट के लिए क्या करना, कॉल पुट पैरिटी लगा देना। कॉल पुट पैरिटी पता है क्या बोलता है, कॉल पुट पैरिटी क्या बोलता है सर, ये ध्यान रखो आप, वैल्यू ऑफ कॉल एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, जो भी आपकी एक्सरसाइज प्राइस है की प्रेजेंट वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ पुट, मतलब ये दोनों इज इक्वल्स टू ये दोनों। तो भाई साहब कॉल फाइंड कर लो, पुट का फॉर्मूला अलग से क्यों याद करते हो, ये फाइंड कर लो, ये फाइंड कर लो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पुट, अदरवाइज ये पूरा वैल्यू ऑफ पुट के लिए फिर से याद करना पड़ेगा, विच इज एवरीवन डिफिकल्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड एक और बात सुनो सर, अभी समझो स्पॉट प्राइस दी है, यहाँ यूज हो रही है, यहाँ यूज, और भाई और यहाँ यूज, ठीक है, पर भाई साहब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है अभी थोड़े ही दिन बाद एक डिविडेंड मिलने वाला है, 1 महीने बाद डिविडेंड मिलने वाला है 10 रुपया, मतलब डू यू अग्री अभी जो प्राइस दिख रही है दैट इज कम डिविडेंड, उस प्राइस का यूज कैसे करेंगे, उस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करेंगे, तो प्राइस यूज्ड इन द फॉर्मूला इज ऑलवेज एक्स डिविडेंड, मतलब सर वो जो 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद 10 रुपया मिलने वाला है ना, उसको डिस्काउंट करो, उस 0 पॉइंट पे लाओ, सारी जहां जहां भी स्पॉट प्राइस यूज हो रही है फॉर्मूला में, वहां पे वो डिडक्टेड, प्रेजेंट वैल्यू डिडक्टेड स्पॉट प्राइस यूज, समझो प्रेजेंट वैल्यू आई 9,
स्पॉट प्राइस जो भी उसमें से 9 माइनस करो और फिर वैल्यू रखो इन फॉर्मूलाज में वो वाली। सेकंड बात जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आती है, डन सर। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए, है ना। पता होना चाहिए भाई इसको। अगर 6 महीने बाद 3 महीने की बोरोइंग होती है तो उसको 3 बाय, सॉरी 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 माय बैड, 3 महीने बाद 6 महीने की बोरोइंग होती है तो उसको 3/9 FRA कहते हैं। एग्जामिनर कभी कभी FRA का नाम भी पूछता है, ठीक है। पता होना चाहिए गेन लॉस के बारे में कैसे सोच, और ये भी पता होना चाहिए एग्जामिनर ने बोला है यू टुक अ लॉन्ग पोजीशन इन FRA, तो भाई FRA कोई खरीदना बेचना थोड़ी, वो तो लोन है। लोन या तो लेते हैं बोरोइंग या फिर लोन देते हैं लेंडिंग। तो एग्जामिनर जब बोले ना बाय FRA का मतलब समझ जाना आज कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो एट अ फ्यूचर डेट। एग्जामिनर बोले ना सेल FRA मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू लेंड एट अ फ्यूचर डेट, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता कि आप बोरो कर रहे हो या फिर लेंड कर रहे हो तब तक आपको गेन लॉस की क्लैरिटी नहीं आएगी। गेन लॉस के बारे में कैसे सोच, सुन लो सर। आपने आज डिसाइड कर लिया था कि भाई एक फिक्स रेट पे उस दिन बोरो करेंगे। आपने बोला था 11% पे बोरो करेंगे, लॉन्ग पोजीशन है कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो। मार्केट में रेट, डू यू अग्री, थर्ड मंथ के एंड में आएंगे तो रिकलेक्ट करो। थर्ड मंथ एक रेफरेंस डेट है जिस दिन अगले 6 महीने का फिक्सिंग डेट है, अगले 6 महीने का लाइबॉर फिक्स हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में रेट ये चल रहा है लेटेस्ट 6 महीने का, करेक्ट। और आप बोलोगे हमने तो 0 पॉइंट पे ही डिसाइड कर लिया था कि अगले 6 महीने का रेट हम क्या रखेंगे। तो आपने भाई साहब डिसाइड किया था 11 और मार्केट में हो गया 11.7। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन मतलब राइट टू बोरो, बोरो एट 11, सस्ते में बोरो करने का राइट है। 0.7% का गेन, मतलब वो डिफरेंस का गेन जो मैं नीचे करके बताऊंगा। सिमिलरली बची हुई सारी पोजीशन में गेन लॉस इमेजिन करते आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट टू लेंड हो शॉर्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो हो लॉन्ग, इंटरेस्ट 11 से कम हो जाए या फिर 11 से ज्यादा हो जाए, सारी ही सिचुएशन में गेन लॉस इमेजिन करते आना चाहिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। सर फिर से एग्जामिनर आपको बोलेगा भाई साहब सेटलमेंट अमाउंट बताओ, सेटलमेंट अमाउंट बताओ या गेन लॉस बताओ, इसका मतलब फील करना। सर FRA बनता यहाँ पे है, सेटल यहाँ होता है, करेक्ट। सेटल यहाँ होता है, सेटल 9th नहीं 3rd मंथ में ही हो जाता है। बोरोइंग या लेंडिंग चालू होने के पहले ही FRA सेटल हो जाता है, क्योंकि बोरोइंग लेंडिंग वैसे भी क्या थी, नोशनल। प्रिंसिपल में क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नोशनल प्रिंसिपल, करेक्ट। सर जब आप बोलते हो सर गेन लॉस कैसा, तो हमने बोला देख भाई इतना प्रिंसिपल बोरो करने की बात हुई थी, ये डिफरेंस फायदा नुकसान जो ऊपर सोचना सीखा कितने टाइम पीरियड के लिए, हमने कहा इतने टाइम पीरियड। लेकिन डू यू अग्री गेन लॉस तो लॉजिकली जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 9 मंथ के एंड में मिलना चाहिए, लेकिन FRA सेटल होता है 3rd में, इसीलिए हम उस डिफरेंस को PV कर लेते हैं, 1+RN से डिवाइड कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना पीवी के लिए, पीवी के लिए अब आपके पास यहाँ दो रेट आ गए थे, एक वो फॉरवर्ड रेट जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दूसरा रेफरेंस रेट जो मार्केट ने डिसाइड कर दिया अगले 6 महीने का। पीवी हमेशा रेफरेंस रेट से होती है, स्पेसिफिकली ध्यान रखना, ठीक है। अब एग्जामिनर गेन लॉस बोले या सेटलमेंट अमाउंट पूछे, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। इस फॉर्मूले को लगाने का एक एक्सेप्शन है, ध्यान से सुन लो सर। एग्जामिनर एग्जामिनर एक सिचुएशन में गेन लॉस, मतलब एक सिचुएशन है जहां पे हम गेन लॉस कैलकुलेट करेंगे पर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। मतलब फॉर्मूला यही लगेगा लेकिन ये डिनोमिनेटर से जो डिवाइड कर रहे हैं ना, जो हमें पीवी में लाता है वो नहीं। सर क्यों, ये क्वेश्चन होंगे दोस्तों हेजिंग के। हेजिंग करना मतलब ये करना कि भाई साहब हम यहाँ खड़े हैं, अ, समझो इस जगह, हमें डर लग रहा है कि 3 महीने बाद जब हम 6 महीने के लिए बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ ना जाए, कम ना हो जाए, उसके लिए आज ही FRA में एक पोजीशन लेंगे। तो जब भी आप हेजिंग करते हो दो डिसीजन लेते हो, पोजीशन क्या लेना और कितने की लेना।
तो कितने की लेना वो तो आसान है, क्योंकि भाई अगर आपके पास 1 लाख का लोन है, आपके पास एक्चुअल में एक्चुअल लोन जिसके ऊपर आप डरे हुए हो, तो एफआरए में भी पोजीशन कितने की ले लेना, 1 लाख की, तो वो तो क्लियर है। लेकिन पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट, गोल्डन रूल लगा देना, डू इन डेरिवेटिव्स व्हाट यू विल डू इन स्पॉट। 0 महीने पे खड़े होकर 0 महीने पे खड़े होकर आप डरे हुए हो कि 3 महीने बाद रेट बढ़ ना जाए, मैं बोरो करना चाहता हूँ। तो भाई बोरो करना चाहते हो ना 3 महीने बाद स्पॉट मार्केट में, तो डेरिवेटिव्स में हेजिंग करने के लिए आज ही बोरो कर लो। मतलब एफआरए में कौन सी पोजीशन, और लैंड वाले हो शॉर्ट ले लो एफआरए में आज ही। ऐसा जब आपने सीख लिया तो आप हेजिंग करना सीख गए। अब आप क्या करना सर, हेजिंग एग्जामिनर को जस्टिफाई करना पड़ेगी। कैसे जस्टिफाई करना है सुनते हैं सर। हेजिंग एग्जामिनर को जस्टिफाई करना पड़ेगी, जिसमें हम क्या बोलेंगे, देख भाई, देख भाई, इतने महीने का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, है ना, जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ये रहा। तो हम बोलेंगे हमारे पास इस टाइम पीरियड के लिए दो चीजें पिक्चर में, एक तो हमारा एक्चुअल लॉन स्पॉट मार्केट की पोजीशन, और दूसरा हम बोलेंगे इस टाइम पीरियड के लिए ही तो, इतने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट को हेज करने के लिए ही तो हमने एफआरए लिया है। तो एफआरए पे भी तो कुछ गेन लॉस हो रहा होगा भाई साहब रूपी टर्म्स में। तो आप बोलना उसको पीवी मत करना, क्यों, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट जब यहाँ आता है तो एफआरए का गेन लॉस भी तो यहाँ लेंगे, तो ही तो नेट नेट पता चलेगा, पीवी करने का क्या फायदा। तो हम एक्चुअल बैंक को दिए गए इंटरेस्ट पे जब एफआरए का गेन लॉस एडजस्ट कर देते हैं, तो आ जाता है नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट जो हमें बेयर करना पड़ी, जो हमें एग्जामिनर को दिखाना है। ठीक है, प्राइसिंग पे बात आते हैं सर। एफआरए का प्राइसिंग हमें इतने टाइम पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, एग्जामिनर ये देगा और ये देगा, राइट। 0 से 6 महीने का दे देगा, 0 से 1 साल का दे देगा, हमें 6 महीने से 1 साल का टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो हमने बोला फ्यूचर वैल्यू या तो ऊपर से करो या नीचे से करो, एक ही आंसर आता है। ऊपर से करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, 10% का रेट, 6 महीने का टाइम पीरियड, तो 1+RN मल्टीप्लाइड बाय, अगेन 1+RN, इस बार आर है जो भी फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल होगा इस टाइम पीरियड के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 6/12। दिस शुड बी इक्वल्स टू नीचे वाला वैल्यू विच इज 1+R 1 ईयर रेट, और n भी पूरा 1 साल 12/12। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग है, इतने टाइम पीरियड का रेट, जो आप बैक कैलकुलेट कर सकते हैं सर। ये जो इक्वेट करने की बात आ रही है, ऊपर वाली फ्यूचर वैल्यू और नीचे वाली फ्यूचर वैल्यू को जब हमने इक्वेट किया, फ्यूचर वैल्यू 1 और 2 को जब इक्वेट किया, तो इक्वेट करने के दो तरीके हैं। अगर टाइम पीरियड डेज और मंथ की टर्म्स में दिया जाए, तो आप 1+RN वाला थॉट लगाना, सिंपल इंटरेस्ट वाली फीलिंग, जहां पे आप रेट में टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर ईयर की टर्म्स में दिया तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं सर, कंपाउंडिंग वाली फीलिंग लगानी पड़ेगी। 1+R⁴ इंटू 1+R⁴ इज इक्वल्स टू 1+R⁴ कंपाउंडिंग वाली फीलिंग वाला फॉर्मूला आएगा। ऐसे करके आ जाएगा कि इतने टाइम पीरियड का फॉरवर्ड रेट, पेयर फॉरवर्ड रेट कितना, या आपने कर दिया प्राइसिंग। और एक्चुअल फॉरवर्ड रेट अगर अलग हो तो हो रहा है मिस प्राइसिंग, करेंगे आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का सिंपल थॉट प्रोसेसर, सस्ते में खरीदना महंगे में बेचना, सस्ते में बोरो करना महंगे में लेंड करना, राइट। तो प्लीज देखो सर, फेयर होकर आया 11.3, अगर एक्चुअल 11 है मतलब सस्ता है ना, तो सस्ते में क्या करते हो, कमेंट एक्चुअल पे करो, एक्चुअल सस्ता है, सस्ते में क्या करते हो, बोरो। तो हम बोलेंगे देख भाई इस पाथ पे बोरो कर लो और इस पाथ में इन्वेस्ट कर, मतलब 1,000 रुपया बोरो कर लो यहाँ पे और उसी 1,000 को यहाँ कर दो लेंड। तो देख लो फ्यूचर में कितना रीपे करना है, और देख लो उसी को इन्वेस्ट किया ना तो कितना मिलेगा। इस इनफ्लो को में से माइनस कर दो ऊपर वाले आउटफ्लो को, डिफरेंस हो गया आपका आर्बिट्राज गेन, राइट। इसी प्रोसेस को जिसको मैंने समझाया, उसी का ऑपोजिट करते हो, जब एक्चुअल ज्यादा हो प्रोसेस पूरी आपके सामने, करेक्ट। फिर आता है सर इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट गारंटी जिसको कहा जाता है, जिसमें कैप और फ्लोर दो। यहां पे सर क्या होता है, हर टाइम पीरियड के स्टार्ट में आपके पास ऑप्शन है,
एक चेन है, बड़ी चेन है ये। एक फिक्स 3 महीने की बोरोइंग नहीं सर, 2 साल की बोरोइंग है जिसमें हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। हर पीरियड के स्टार्ट में अगले उस पीरियड पे जो एप्लीकेबल रेट है वो पता चल जाएगा। और आपके पास हर पीरियड में ऑप्शन है कि आप चाहो चाहो तो, चॉइस है कि चाहो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो भी रेट है, एक्सरसाइज रेट, उस पे बोरो कर सकते हो। और अगर मार्केट में सस्ता मिले तो मार्केट से कर लेना। सिमिलरली आपके पास चॉइस है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे आप लेंड कर सकते हो, रेट पे करना चाहो तो कर देना, और मार्केट में महंगा हो तो मार्केट में कर देना। ऑप्शन फील हुआ? मतलब एक्सरसाइज कब होता है, बेसिक है, नहीं बता रहा हूं, मतलब डिस्कस कर ही लिया एक सेंस में। बोरो सस्ते में हो तो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अदरवाइज नहीं करते। लेंड महंगे में हो तो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अदरवाइज नहीं करते। सर कॉन्ट्रैक्ट सेटल, कैप फ्लोर जो दो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटल रेस्पेक्टिव मंथ के एंड में होते हैं, रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड के एंड में होते हैं। कैप का मतलब होता है ऑप्शन बोरो। तो अगर आप एक बोरोअर है तो आप कैप लेते हैं जिसके पास ऑप्शन टू बोरो बना रहे, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड आपके पास चॉइस रहे। अगर आप एक लेंडर हैं तो आप फ्लोर लेते हैं जिसके पास आपके पास ऑप्शन टू लेंड एट अ पर्टिकुलर रेट बना रहे, राइट। सर लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है? कैप में मतलब आपके पास ऑप्शन है बोरो करने का, फ्लोर में मतलब होता है आपके पास ऑप्शन है लेंड करने का। शॉर्ट पोजीशन सिमिलरली ऑब्लिगेशन बन जाती है, ठीक है। पे ऑफ कितना? तो सर हमने एक नोशनल प्रिंसिपल डिसाइड किया होगा जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख रुपया, तो हम बोलेंगे 1 लाख रुपए पे जो भी डिफरेंस है वो सेटल करते हैं ना। मतलब मार्केट में रेट चल रहा है भाई साहब 10.6, हमारे पास 10% में बोरो करने का ऑप्शन है, तो हमने कहा हमें तो 0.6 का फायदा, तो जो भी नोशनल प्रिंसिपल है उसमें डिफरेंस लगा देना। लेकिन मल्टीप्लाई क्या करना, कि रेट तो पर एनम थे ना, और ये तो सिर्फ 3 महीने का टाइम पीरियड है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देना। ये आ गया कि कैप पे ऑफ कितना। सिमिलरली फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, फ्लोर पे ऑफ कितना। गेन लॉस प्लीज ध्यान से सुनना, गेन लॉस फॉर्मूले से मत डिसाइड करना, दिस डिफरेंस इज गेन लॉस, कॉमन सेंस से डिसाइड करना वेदर इट इज गेन और लॉस। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग पोजीशन हो तो गेन होगा तो ही तो एक्सरसाइज करोगे, लॉस होगा तो आप एक्सरसाइज करोगे ही नहीं, करेक्ट। ये बात आप बेसिक में सीख चुके हो, ठीक है। तो आपको हमेशा गेन ही होगा, राइट। लॉस हो तो आप एक्सरसाइज करोगे ही नहीं, फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सेकंड, सर लॉन्ग पोजीशन वाला जिसने कैप खरीदा है, फ्लोर खरीदा है, प्रीमियम देगा 1 टाइम 0 पॉइंट पे। ये बात एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें हमने प्रीमियम को फिर फ्यूचर टाइम पीरियड्स में, करेक्ट। सर फ्लोर खरीदा है मतलब लॉन्ग पोजीशन लिए तो प्रीमियम देगा, शॉर्ट पोजीशन वाला रिसीव्स प्रीमियम, करेक्ट। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? पहला पॉसिबिलिटी, वो एग्जाम में आपको हेजिंग करवाएगा। पहला पॉसिबिलिटी, एग्जाम में आपको हेजिंग कराएगा, बोलेगा कि देखो मार्केट में इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। फिर हम बोलेंगे देखो भाई साहब आपने हेजिंग ली थी ना, आपने वो पोजीशन ली थी जिसमें आप उसको जब एक्सरसाइज करोगे या लैप्स करोगे तो इतने इतने का फायदा होगा। जैसे यहाँ लैप्स हुआ कुछ फायदा नहीं, यहाँ एक्सरसाइज किया तो इतना फायदा। तो आपके जो बोरोइंग्स में इंटरेस्ट का आउटफ्लो था जो स्पॉट मार्केट में जा रहा था, उसमें ऑप्शन में फायदा हो गया, नेट इनफ्लो नेट आउटफ्लो कम हो गया, राइट। तो यहाँ मार्केट में कौन सा रेट दोगे? बोरोइंग में जो मार्केट में चल रहा है, मतलब जो भी रेस्पेक्टिव लाइबॉर रहा उतना रेट दे दिया। लेकिन भाई साहब अगर आपके पास कैप है तो हो सकता है ना उससे कुछ पे ऑफ मिल भी जाए, और मिलेगा तो नेट आउटफ्लो आपका हो जाएगा कम। ये एक टाइप का क्वेश्चन। सिमिलरली फ्लोर पे क्वेश्चन, और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कॉलर स्ट्रैटेजी। इसी टाइप पे तो सर भाई साहब बहुत सारी बार लड़ाई हुई एग्जामिनर से हमारी, जहां पे गलत मिसलीडिंग सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन चेंज कर दिया, ठीक है। आप सब समझ गए कॉलर स्ट्रैटेजी। सर जब हेज करने के लिए कोई बंदा क्या करता है, बोरोअर करता है कैप खरीदता है, लेंडर फ्लोर खरीदता है, ये बात तो आपको पता है। कॉलर स्ट्रेटेजी क्या होता है? जिसमें आप एक साथ दोनों चीजें करते हो। कैप जो है ना वो खरीद लेते हो, कैप खरीद लेते हो, लेकिन प्रीमियम लगती है ना, तो प्रीमियम बचाने के लिए फ्लोर बेच भी देते हो तो प्रीमियम मिल जाती है, राइट। और
लॉन्ग खरीद कैप खरीदना फ्लोर बेचने को जब मिला के जब आप ये पोजीशन लेते हो तो उसको कहते हैं कॉलर स्ट्रैटेजी में आपने लॉन्ग पोजीशन। और ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग पोजीशन कौन लेगा सर? एक बोरोअर लेगा। आप प्लीज समझना, लॉन्ग कैप है ना तो उससे रिलेट कर लेना, लॉन्ग कैप किसका होता है? बोरोअर का। मतलब कॉलर स्ट्रैटेजी में लॉन्ग पोजीशन कौन लेगा? बोरोअर। शॉर्ट पोजीशन कौन लेगा? लेंडर। लेंडर के ऊपर कोई क्वेश्चन है नहीं आज तक, तो अभी एग्जाम के लिए तो लॉन्ग पोजीशन पे टिके रहो। ठीक है, परफेक्ट। सर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स क्या होता है नहीं बताऊंगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन बोलता हूं। ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, यहाँ पे सर रेट कैसा देगा? प्राइस की टर्म्स में फ्यूचर्स का रेट दिया जाएगा, है ना। और उस प्राइस की टर्म्स का मतलब कुछ नहीं, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। हमने कहा सर 195.6 रेट है ना, उसका मतलब हो गया 100 माइनस वो रेट करो तो आपको पता चल जाएगा परसेंटेज टर्म्स में रेट कितना चल रहा है। परसेंटेज टर्म्स का रेट पता चल गया ना आपको कितना चल रहा है, फिर तो क्लियर ही हो गया ना कि भाई साहब हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था इस रेट पे किया था, आज रेट उतना हो गया है, तो बिल्कुल एफआरए की तरह वो डिफरेंस नोशनल प्रिंसिपल पे लगा के उतने टाइम पीरियड के लिए सेटल कर देना, ये बन जाएगा इंटरेस्ट। तो फ्यूचर इज नथिंग बट एक प्रकार से एफआरए मान लीजिए, बस ये ट्रेड होते हैं। अब ट्रेड होते हैं तो इनका प्राइस होता है, और प्राइस में ही छुपा रेट है। 100 में से जब वो प्राइस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा सर रेट। करेक्ट। दूसरा तरीका सर होगा जिसमें जिसमें प्राइस रुपी की टर्म्स में दिया रहेगा, वहां पे ऐसा 100 माइनस वाली आपको फीलिंग नहीं आएगी, एग्जामिनर वो हिंट नहीं देगा। ये क्वेश्चन होगा जिसमें एग्जामिनर कन्वर्जन फैक्टर, सेटलमेंट प्राइस, ये सब देगा। वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आज तक नहीं आया, ऑब्वियसली हमारे नोट्स में तो ही आरटीपीज एमटीपीज में आ चुका है, ध्यान से देखना। सर आपको फ्यूचर्स की एग्जामिनर सेटलमेंट प्राइस देगा, मतलब एक फ्यूचर्स को सेटल 4 बॉन्ड से कर सकते हैं, तो फ्यूचर्स का सेटलमेंट भाई फिक्स है, लेकिन कौन से बॉन्ड से सेटल करते हो उस हिसाब से उस बॉन्ड का कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ेगा। चारों बॉन्ड का कन्वर्जन फैक्टर लगा देना, है ना, स्पेसिफिक सेटलमेंट प्राइस पे, तो पता चल जाएगा कि आपको पैसा इनफ्लो कितना आएगा, जिसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस। अब इस बॉन्ड को बेच के पैसा तो इतना आ गया, लेकिन उसी बॉन्ड को खरीदने में कितना रुपया जाएगा, आउटफ्लो कितना है, तो वो है भाई कि उस बॉन्ड का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। तो भाई साहब आउटफ्लो हमारे सामने, सेटलमेंट के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कन्वर्जन फैक्टर और सेटलमेंट प्राइस का मल्टीप्लिकेशन, इनफ्लो हमारे सामने। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करोगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। इन चारों बॉन्ड्स में कौन सा बॉन्ड चूज करोगे? सर वो बॉन्ड जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे या सबसे कम लॉस दे, वो बॉन्ड चूज कर लेना। ये बात स्पेसिफिकली समझ में आ गई? करेक्ट। सर आगे, सर हेजिंग से रिलेटेड डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि इंटरेस्ट रेट हेजिंग कैसे करना है अभी, वो फ्यूचर्स में हेजिंग कैसे होगी वो अभी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा, अपन फास्ट ट्रैक और रेगुलर में समझते हैं। ठीक है सर, स्वैप्स, स्वैप्स क्या होता है समझेंगे की कोशिश करेंगे, बहुत बेसिक समझेंगे। सर ए ने बी को कुछ दिया, बी ने ए को दिया, सर पूरा पूरा नहीं देंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है नेट सेटलमेंट अमाउंट। मतलब नेट नेट कौन किसको देगा फाइंड कर लो, इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लो और नोशनल प्रिंसिपल और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहला सर इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट किसको कही जाती है? तो ए लिमिटेड स्वैप में कुछ दे रहा है, स्वैप में कुछ दे भी रहा है, ये तो चलो नेट सेटलमेंट हो गया। बट इसने ये स्वैप एंटर क्यों किया? क्योंकि हो सकता है ये अपने बैंक को भी कुछ दे रहा हो, तो इन तीनों का नेट नेट क्या, कि भाई साहब बैंक को तो इतना दे ही रहे थे, स्वैप में इतना दिया, स्वैप में इतना लिया, तो इन तीनों एरो का जो नेट नेट होता है उसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, जो ए को इनकर करना पड़ी। ए को 9 नहीं, अब इन तीनों का नेट नेट इज व्हाट ए हैज टू इनकर। करेक्ट। तो इसको कहा जाता है नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, इन दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है नेट सेटलमेंट अमाउंट। सर एग्जाम में हमें क्या करना पड़ सकता है? पहली चीज, एग्जाम में पहली पॉसिबिलिटी करनी पड़ सकती है कि सर आपको स्वैप कंस्ट्रक्ट नहीं करना है,
आपको सीधे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। स्वैप कंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है। एग्जामिनर क्या बोलेगा कि भाई साहब एक कंपनी है, वो कंपनी कितना डिटेल में बताऊं, समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। चलो, स्वैप कंस्ट्रक्ट करो जिसमें एग्जामिनर खुद बता देगा कौन सी पार्टी किसको कितना देगी, कौन सी पार्टी फिक्स को फ्लोटिंग देगी, फ्लोटिंग किसको कितना देगी, वो अपने बैंक्स को कितना दे रहे हैं। आपको बस फाइंड आउट करना पड़ेगी इन नेट इंटरेस्ट को। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिंपल, इतना इजी कि शायद एग्जाम में ना आए। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेविंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट आप सेव करके कैसे फायदा कर सकते हो, ध्यान से सुनना सर। यहाँ पे दो सिचुएशन, एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर पूरा आपको स्ट्रक्चर बना के बता देगा। एग्जामिनर बता देगा भाई साहब दो कंपनी है, दोनों कंपनीज अपनी बैंक्स को इतना इतना दे रही है। एग्जामिनर ये भी बता देगा कि कंपनी ए स्वैप के अंडर बी को कितना देगी, कंपनी बी स्वैप के अंडर ए को कितना देगी। मतलब डू यू अग्री, अब आपको 100% क्लैरिटी है कि कौन कौन सी कंपनीज बैंक्स को कितना कितना देगी और स्वैप में कितना लेगी कितना देगी। अब जब ये 100% क्लैरिटी है, तो डू यू अग्री आप इन रेस्पेक्टिव कंपनीज की नेट इंटरेस्ट कॉस्ट फाइंड कर सकते हो कि यार इफेक्टिवली इनको कितना इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करना पड़ा। और एक बार अगर आपको ये पता चल गया कि इनको इफेक्टिवली कितना इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करना पड़ा स्वैप के अंडर, तो अब यहाँ पे आप गेन लॉस फाइंड करोगे। सर कैसे, कैसे, तो ध्यान से सुनना सर। आप बोलोगे कि भाई साहब अगर ये बंदे खुद खुद बैंक में जाके उस रेट पे बोरो करते जिस पे करना चाहते। हाँ, रिजिड कंपनी है, रिजिड कंपनी बोली मुझे तो फिक्स रेट पे करना है, बैंक के पास गई, बैंक ने बोला 11% पे देंगे। फ्लेक्सिबल कंपनी जो बोली मुझे तो फ्लोटिंग पे ही करना है, L+3 बैंक ने बोला। मतलब डी डी लिखा है ना, ये इनकी डिजायर्ड पोजीशन है। रिजिड फिक्स पे बोरो करना चाहती थी, फ्लेक्सिबल लिमिटेड फ्लोटिंग पे करना चाहती थी। हमने बोला ऐसा मत करो, हमने बोला उल्टा कर दो भाईजान। हमने बोला रिजिड वालों आप फ्लोटिंग पे कर लो, आप बैंक को दो फ्लोटिंग। कितना पड़ रहा था, L+1। फ्लेक्सिबल वालों को बोला कि समझा आपको फ्लोटिंग चाहिए लेकिन आप लगा दो फिक्स, इसको करा दिया 9% फिक्स पे। ऐसा करने के बाद डू यू अग्री, स्वैप का काम ही होता है पोजीशन को इंटरचेंज कर देना। स्वैप करने से क्या हुआ, रिजिड लिमिटेड जो अभी फ्लोटिंग दे रही थी, विद द हेल्प ऑफ स्वैप अगर मैं नेट इंटरेस्ट कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा तो देखो वो फिक्स दे रही है, राइट। मतलब वो L+1 के फ्लोटिंग से बिकॉज ऑफ स्वैप रिजिड लिमिटेड फिक्स ऑफ 9 पे आ गई। मतलब इन तीनों का जो नेट नेट इंटरेस्ट कॉस्ट फाइंड किया तो वो आ गया 9, इसका फिक्स में कन्वर्जन हो गया, मतलब ये अपनी डिजायर्ड पे आ गई। सिमिलरली फ्लेक्सिबल लिमिटेड को फ्लोटिंग पे ला दिया उसकी डिजायर्ड पे। तो हमने बोला देखो आप खुद जाते तो 11% पे करते रिजिड लिमिटेड, हमारे थ्रू हमने आपको माना कि उल्टा कराया लेकिन स्वैप करा के डिजायर्ड पे ला दिया, और ऐसा करके आप 9% पे हो। और 11 की जगह जब 9 पे हो तो आपका 2 का फायदा। सिमिलरली ये खुद जाती फ्लेक्सिबल लिमिटेड तो L+3 करते, हमने L+1 में करा दिया 2 का, इसका भी फायदा। ये एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें एग्जामिनर सब बता देगा, कौन किसको कितना लेगा, कौन किसको कितना देगा स्वैप में। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा जब एग्जामिनर ये नहीं बताएगा कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में कौन किसको ना देगा, कौन किसको ना लेगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार सुन लो, रिवीजन लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सर सुनना, यहाँ पे एग्जामिनर हमें पता है क्या बोलेगा, हमें बता देगा कि स्वैप में होने वाला गेन लॉस कैसे बांटे, रिवीजन है समझना। सर हम बोलेंगे देखो दोनों डिजायर्ड पे करते तो इतना कॉस्ट आता, इन दोनों को उल्टा करा दो, उल्टा करा दो और उसको नाम दे दो एक्चुअल। उल्टा करा दो रिजिड को फ्लोटिंग करा दो, फ्लेक्सिबल को फिक्स करा दो, उल्टा करा के उसको नाम दो एक्चुअल। तो डिजायर्ड में टोटल कॉस्ट थी L+14, एक्चुअल में टोटल कॉस्ट है L+10। डू यू अग्री, सस्ता पड़ गया हमारी वजह से, सेविंग है 4% की। इस बार एग्जामिनर देगा आपको कि इस 4% की सेविंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड सुनना, एग्जामिनर ना दे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वली।
एग्जामिनर दे दे तो उस रेशियो में करना। हमने 4 को 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1.6 और 2.4, मतलब जितना भी फायदा होगा उसमें रिजिड का कितना 1.6, फ्लेक्सिबल का कितना 2। अब यहां पे एक सिचुएशन बनेगी जहां पे एग्जामिनर बोलेगा स्वैप मत बनाओ भाई, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट बता दो कंपनी। देखना क्वेश्चन कितना आसान। हम बोलेंगे रिजिड तू खुद जाता तो 11 में करता, राइट, और हमारी वजह से जब तू हमारे थ्रू जाएगा तो देखो 1.6 का गेन होगा। मतलब डू यू अग्री, तू खुद जाता तो 11 देता, हमारी वजह से 1.6 का गेन होगा, तो गेन माइनस करके बता दो ना हमारी वजह से कॉस्ट कितनी। 11 में से 1.6 माइनस करके बता देंगे, देख हमारी वजह से 11 में से 1.6 ज्यादा है तो कितना होता है बाय द वे। हाँ, 11 में से 1 गया 10, 10 में से 0.6 गया 9.4। हाँ, तो देख हमारी वजह से तू गया तो तेरी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट 9.4 लग रही है। ठीक है, ये नेट इंटरेस्ट कॉस्ट एग्जामिनर ने पूछा ना, तो ऐसे ही हो सकता है। स्वैप में कौन किसको कितना देगा पता लगाने की जरूरत ही नहीं भाई, क्यों पता लगा रहे हो। हमने तो सिंपल बोला कि देख तेरा डिजायर्ड इतना था, हमारी वजह से डिफरेंस, टोटल का डिफरेंस लेके गेन डिस्ट्रीब्यूट करके माइनस कर देना। अब अगर एग्जामिनर स्वैप कंस्ट्रक्शन का बोले तो स्वैप कंस्ट्रक्ट करना, तो हम बोलेंगे होल्ड ऑन, हमें ये पता है ये फिक्स और एक फ्लोटिंग, मैं फ्लोटिंग एल अज्यूम कर लो, फिक्स एक्स बोल दो। फ्लोटिंग तो एल ही है ना, वो तो पता ही होती है। फिक्स को एक्स बोल दो, एफ बोल दो, फिक्स जो फाइंड करना है। तो हमें पता है ये जा रहा है, ये जा रहा है और ये आ रहा है, और इन तीनों का नेट इंटरेस्ट कॉस्ट अभी ही तो 9.4 पता किया, इन तीनों के सामने 9.4 रख देना। एल तो आपने अज्यूम किया है, फिक्स्ड बैक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। मतलब इस फिक्स में कितना देना है सर, 8.4 फिक्स देना। मतलब स्वैप का कंस्ट्रक्शन भी करना है तो ही नीचे करना है, तो ही नीचे वाली स्टेप करना, अदरवाइज नेट इंटरेस्ट कॉस्ट तो बिना स्वैप क्रिएशन के भी फाइंड आउट हो गई। करेक्ट, आई होप आई एम एबल टू कन्वे इट सर रिविजन। नेक्स्ट सर, एग्जाम में ये भी सिचुएशन बन सकती है कि बीच में कौन आ जाए, बीच में आ जाए सर एक ब्रोकर। तो ब्रोकर के केस में सर उसका भी कमीशन होता है। हम बोलेंगे 4% का जो ग्रॉस गेन था, 4% का जो ग्रॉस गेन था उसमें से 1% का माइनस कर लो, 3% का नेट गेन आ गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सेम प्रोसेस लगाना है जैसे अभी तक आप लगाते आ रहे हो, और कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सिंपल है। करेक्ट सर, ये तो थियरी हो गया एक। प्राइसिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप स्पेसिफिक नेचर का क्वेश्चन है, आज तक एग्जाम में नहीं आया है, डिस्कस नहीं करेंगे। आरटीपीज में आया है या फिर एक आधी बार 2007 8 3 या 4 या फिर 7 या फिर 8 में आया होगा, आज 15 साल हो चुके हैं, डिस्कस नहीं करेंगे। करेंसी स्वैप कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से, जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट रेट स्वैप को कर रहे थे वैसे ही करेंसी स्वैप को करो। कौन सी करेंसी में उसका दिमाग एंड में लगता है, बस कन्वर्ट कर देना फाइनल उस करेंसी में। सर इक्विटी स्वैप क्या है, एक साइड इक्विटी का रिटर्न देंगे, दूसरे साइड इंटरेस्ट होगा, फ्लोटिंग या फिक्स, दोनों में से नेट नेट फाइंड करके बता देना कि नेट कौन किस पार्टी को कितना देगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें भी एक बात ध्यान रखना सर, अगर आपने इक्विटी रिटर्न पॉजिटिव है मतलब 8% दिया और समझो फिक्स था 4%, बी ने बोला था मैं फिक्स दूंगा 4, ए ने बोला था इक्विटी का रिटर्न दूंगा, इक्विटी ने मार्केट ने उस टाइम 8 दिया, तो यू एग्री नेट नेट ए देगा बी को 4%। लेकिन अब समझना, समझो इक्विटी का रिटर्न -3 आ गया, तो ए ने बी को बोला दूंगा, लेकिन माइनस हो गया ना, तो यहां तो बी को देना पड़ेगा ए को 3 और बी को 4 तो देना ही है, मतलब बी को टोटल 7 देना पड़ेगा, -3। देखो ए 3 को देता लेकिन नेगेटिव है, मतलब बी को ए को देना है, तो बी ए को वो तो देगा ही और 4 भी देगा, टोटल 7 देगा। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सिचुएशन यूज में आने वाली है। सर एक क्वेश्चन आएगा ओवरनाइट इंडेक्स का जिसमें हर दिन की कंपाउंडिंग होगी, याद है वो डेरिवेटिव्स बैंक वाला क्वेश्चन, में हर दिन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा सैटरडे संडे छोड़ के, राइट। फिर सर, फिर अदरवाइज इस टॉपिक से रिलेटेड भी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चीजें जो यूज होने वाली है वो मैंने आपको बिल्कुल 100% क्लैरिटी से हर एक पॉसिबिलिटी के साथ डिस्कस कर लिया, जिसके साथ पूरा रीडिंग ऑफ डिस्कशन, पूरा डिस्कशन ऑन द चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन, ऑन द चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट होता है 1.24 आवर्स, 1 मतलब 1 घंटा 24 मिनट। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।